चलिए बात करते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास दो तीन तरह की प्रोग्रेशंस होती हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, जो हमें आने वाली क्लासेस में पढ़ना पड़ेंगे। सीबीएसई के बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक ही तरह का प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जाए बेटा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपका रिलेट करता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। अब ये कैसे रिलेट करेगा वो हमें बात को समझना है। एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है बेटा, इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन मेनली बन के आते हैं, और उन दो के अलावा तीसरे टाइप का कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन होता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर पाया। एक तरीके का ये क्वेश्चन बन सकता है जो 1 मार्क में आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टली पेपर के अंदर। और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा बेटा, वो होगा वर्ड प्रॉब्लम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अब क्योंकि आपने जस्ट कल वाली क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो बेटा वहां आपने देखा था कि दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ठीक है भाई, यहां पर भी दो वेरिएबल आएंगे, एक आएगा फर्स्ट टर्म और एक आएगा कॉमन डिफरेंस। इस तरह के दो वेरिएबल होंगे और उन दो वेरिएबल के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। दो अननोन टर्म व फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस रहेगा। उस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बेसिस पर आप अर्थमेटिक क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आई बात? तो बेटा अगर हम बात करें बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये पहले टर्म 10 से कितना हो गया बेटा 20, 20 से कितना हो गया 30, 30 से कितना हो गया 40। तो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्रेशन जिस प्रोग्रेशन के अंदर बेटा एक पर्टिकुलर डिफरेंस चल रहा हो, एक फिक्स डिफरेंस से वो आपस में बढ़ता चला जाए, उस प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी ऐसा प्रोग्रेशन जो किसी फिक्स्ड इंटरवल से बढ़ता जाएगा या किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से बढ़ता जाएगा, उस प्रोग्रेशन को हम लोग किस में कंसीडर करेंगे बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी दो और तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, जिनको हमें नहीं पढ़ना है। बात समझ में आई? तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसका एक पहला टर्म जैसे ए है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी। मतलब ये किसी कॉमन डिफरेंस डी से आगे बढ़ रहा है, मतलब ये अगला किससे बढ़ जाएगा? इसमें डी और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2d। इसमें एक और डी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3d। क्योंकि ये पर्टिकुलर डिफरेंस से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। समझ आई बात? ये बात समझ में आई? तो बेटा इसमें अगर ध्यान से आप देखिए, इसका जो पहला टर्म आपको नजर आ रहा है बेटा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा इसका ए, यानी पहले टर्म में डी अवेलेबल नहीं है। दूसरे टर्म में कितने डी हैं? एक। और तीसरे टर्म में कितने डी हैं? दो। और चौथे टर्म में 3। तो पांचवें में कितने होंगे? और 10वें में कितने डी होंगे? 10वें में कितने होंगे? पहले में नहीं है डी, दूसरे में कितने डी थे? और तीसरे में कितने थे बेटा? और चौथे में और पांचवें में, तो 10वें में और 11वें में 20वें में 19 डी हो गए। बात समझ में आ रही? तो बेटा nth वाले में कितने होंगे? a प्लस कितने होंगे? जस्ट n से एक कम। ये हो गया nth टर्म, ये बेटा इसमें बन गया nth टर्म। अब बात समझना, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक्चुअली ये फॉर्मूला कई बच्चे याद तो कर लेते हैं बट इसका रियल मीनिंग नहीं समझते कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे सामने n लिखा हुआ है बेटा, ये n इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपने n का मीनिंग समझ लिया फॉर्मूले के अंदर तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ध्यान से सुनना, इस n का मीनिंग क्या है बेटा? इस n का मतलब होता है कि किसी सीरीज में किस टर्म की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है बेटा? किस टर्म की बात हो रही है, किस टर्म की बात हो रही है। अब ध्यान से सुनना, किस टर्म की बात हो रही है। देखो बेटा मतलब क्या है, ये एन वो टर्म है जिसकी चर्चा हो रही है। मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई 5वां टर्म, मतलब एन क्या हो गया 5। मैंने कहा 10वां टर्म, एन क्या हो गया 10। यानी यहां जो एन जो है बेटा ये वेरिएबल है। ये क्या है बेटा? ये वेरिएबल, क्योंकि ये चेंजेबल है। भैया आपने कहा कि भाई 10वें टर्म की बात, 20वें टर्म की बात, 25वें टर्म की बात, यानी एन वो बन जाएगा जिस टर्म की बात हो रही होगी। क्या टीएन के फॉर्मूले में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में a क्या है? ए तो सभी बच्चे जानते हैं। a क्या होता है? पहला टर्म। a फर्स्ट टर्म होता है और d क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है?
कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका बेटा क्या होता है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट वाले से माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा, यानी जो भी इधर लिखा है उसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ये बात क्लियर है? क्या हमें एन का मीनिंग समझ में आया? एन का मतलब क्या है कि कौन से टर्म की बात चल रही है, और यहाँ पर एन वेरिएबल है, मतलब एन बदल सकता है। बात क्लियर? ध्यान से सुनो बेटा, एक नोट लिख रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है। देखो, अगर 4-5 टर्म जैसे अपने पास ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, ये सब एपी में है, किसमें बेटा ये? तो बेटा एक लॉजिक समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट काम का लॉजिक है जो आपसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा लेगा। देखो क्या, अगर कोई भी टर्म्स एपी में होते हैं तो ध्यान से सुनना बेटा, एपी का जो भी टर्म, जैसे आपने सेंटर वाला टर्म सिलेक्ट किया तो सेंटर वाला टर्म बाकी दो के, यानी कि इसके और इसके एवरेज के बराबर निकलेगा। ये बात याद रहेगी क्या हमें? क्या भाई एपी में हमें ये बात याद रहेगी? जैसे जैसे मैं आपसे कहूं बेटा टर्म सिलेक्ट करो, टर्म सिलेक्ट करो सी वाला, तो बेटा सी के पहले कौन है और सी के बाद कौन है, मतलब सी किस किस का एवरेज होगा, बी प्लस डी अपॉन, क्या ये बात समझ में आई? या मैं अगर आपसे कहूं बेटा इसमें डी वाला टर्म किस किस के एवरेज के बराबर होगा, सी और ई के एवरेज के बराबर। यानी एपी में जो टर्म्स लिखे होते हैं उसमें अगर कोई टर्म बीच में है तो वो अपने लेफ्ट और राइट वाले के एवरेज के बराबर होता है। बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट हमें याद रहेगा कि कहीं पर भी अगर एपी में टर्म्स हैं तो उसमें जो भी टर्म सेंटर में आ रहे हैं, सेंटर वाले टर्म अपने से लेफ्ट और राइट वाले के एवरेज के बराबर होते हैं। बात क्लियर? क्या हमें nth टर्म में n का मीनिंग समझ में आ गया? n क्या है? वो टर्म जिसकी चर्चा हो रही है, मतलब n फिक्स्ड नहीं है, वो बदल सकता है। क्लियर है बात? समझ में आई बात? ध्यान से सुनना। देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है लास्ट टर्म का। अब देखिए अगर लास्ट टर्म की बात करें, जैसे जब आपने ये एपी लिखा था ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, और अपन मान के चल रहे कि ये लास्ट टर्म है, ये बिल्कुल लास्ट टर्म है। बट बात समझना, ये जब लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखा जाता है तो इसमें कई बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए क्या, कई बच्चे सोचते हैं कि ये जो लास्ट टर्म का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा है, क्या यही nth टर्म है? नहीं, ये nth टर्म नहीं है। बात ध्यान से सुनना, ये है क्या बेटा, इसमें ए तो क्या है, फर्स्ट टर्म, इट इज फिक्स्ड, ये फर्स्ट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनो, और बेटा डी हमारे पास होता है क्या, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, एक और बात बेटा, यहां जो एन है, यहां जो एन है ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। किसी एपी में कितने टर्म है ये वो बताएगा, मतलब यहां पर एन फिक्स्ड है, ये चेंज होने वाला। क्या दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं? भाई पहले वाला फॉर्मूले में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में n वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि किस टर्म की बात हो रही है। बट जब आप लगाओगे l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो इसमें n फिक्स्ड है, वो बदलने वाला। और यहां जो n है बेटा वो बताएगा कि पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, और वहां जो n था वो बताएगा कि कौन से वाले टर्म की चर्चा हो रही, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की। यानी दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, दोनों फॉर्मूले सेम। क्या बात समझ में आ गई कि भाई nth टर्म का फॉर्मूला और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग। nth टर्म में n क्या होता है, वेरिएबल, और लास्ट टर्म में n क्या होता है, फिक्स। लास्ट टर्म में n क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और बेटा nth टर्म में क्या बताता है कि कौन से टर्म की चर्चा। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो, क्या हमें ये पॉइंट क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, अगला पॉइंट समझिए। कह रहा है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, जैसे ये कोई एपी है बेटा, ए प्लस डी, और इस तरह से बेटा हमारे पास अप टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक ये कोई सीरीज थी, ये कोई प्रोग्रेशन थी। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर nth टर्म जो है, nth टर्म हमें कहां से निकालना है, जस्ट उल्टे से, वो जो निकाल रहे थे फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हमें कहां से निकालना है nth टर्म, जैसे मान लो कोई सीरीज लिखी है, जैसे ये लिखा है 2 4 और ये इस तरीके से लास्ट में यहाँ पर 100 आ गया, तो वो कह रहा है यहां से काउंट करके 5वें नंबर पे कौन सा टर्म होगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? अगर वो हमसे पूछे कि nth टर्म फ्रॉम एंड बताइए, मतलब लास्ट से बताइए क्या होगा, तब उस केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म
फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड या लास्ट फ्रॉम एंड, ये बेटा सीधे सीधे किसके बराबर होगा? ये होगा बेटा लास्ट टर्म माइनस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पर देखो, समझो क्या है, देखो बेटा इन सारे टर्म्स का मतलब क्या है, यहाँ l बता रहा है कि लास्ट टर्म क्या है, n क्या बता रहा है बेटा, लास्ट टर्म क्या है, ठीक है भाई। d हमारे पास क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस जो है ये डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो T2 माइनस T1, ठीक है भाई। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बस ध्यान से सुनो, ज़्यादा पॉइंट्स भी याद नहीं रखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर n क्या है बेटा, ये है हमारे पास टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम एंड मतलब वो टर्म जो जिसकी बारे में चर्चा हो रही है, मतलब यहाँ पर n जो है वो वेरिएबल है, n क्या है, ये फिक्स नहीं है। ये बात याद रहेगी बोलो, क्या ये बात याद रहेगी हमको? तो भाई हमें क्या समझ में आया बेटा, हमें तीन फॉर्मूले मिले। पहला मिला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी nth टर्म के लिए, और लास्ट टर्म के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला देखने को मिला, बट दोनों के n अलग अलग थे। लास्ट वाले के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट जब लास्ट में चल रही होगी, चर्चा चल रही होगी, तो वो बताएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, और जब nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो किसी पर्टिकुलर टर्म की बात चल रही होगी। यहाँ पर n अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या मिला, nth टर्म फ्रॉम एन दैट इज l माइनस एन माइनस वन इंटू टी। क्लियर है? अरे बोलो, ये बात समझ में आ गई? देखिए अगला पॉइंट समझिएगा, यहाँ पर अगर आपसे कहे कि एपी के टर्म्स को सिलेक्ट करो, एपी के टर्म्स, एपी के टर्म्स, कभी कभी क्या होता है, कह देता है कि भाई 3 टर्म्स एपी में है, 4 टर्म्स एपी में है, 5 टर्म्स एपी में है, उनका एडिशन कुछ देगा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाएगा तो 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म वाला अगर क्वेश्चन बनेगा कि किसी एपी के 3 टर्म, किसी एपी में 4 टर्म है, किसी एपी में 5 टर्म है, और अगर उनका किसी तरीके से एडिशन पता पड़ जाए, क्या पता पड़ जाए बेटा, यानी द सम ऑफ टर्म अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और वो 100% दिया होगा द सम ऑफ टर्म। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, बात क्या बनेगा, क्वेश्चन कैसा बनेगा। जब भी किसी क्वेश्चन में कहेगा कि किसी एपी में 3 टर्म है जिनका सम इतना है, किसी एपी में 4 टर्म है जिनका सम इतना है, किसी एपी में 5 टर्म है जिनका सम इतना है। अच्छा, कभी कभी उल्टा तरीका कर देता है। उल्टा तरीके का मतलब क्या है, मतलब ये वो कह देता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल एपी में है। अब उसने देखो हिडन तरीके से दे दिया, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल एपी में, तो चारों एंगल का टोटल कितना हो गया बेटा 360। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? इस तरफ आ जाओ तुम लोग, पर वहीं से निकलना। हाँ भाई, ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रही? तो बेटा एपी में अगर टर्म्स लेट कराए, आराम से बच्चों, हाँ भाई देखो सुनो सुनो, क्या कह रहा था बेटा, कह रहा था कि किसी एपी में 3 टर्म हो सकते हैं, 4 टर्म हो सकते हैं, 5 टर्म हो सकते हैं। जब भी इस तरह की बात आएगी बेटा, तो हमें क्या याद रखना है कि 3 टर्म जो आप लेट करोगे, तो आप पहला लेट करोगे ए माइनस डी, ए प्लस डी। दूसरा अगर 4 टर्म होंगे तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। 5 टर्म होंगे तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना बेटा। जो 4 टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपने लेट कर लिया कि भाई पहला टर्म क्या है, देखो इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से समझते हैं कि भाई इसमें आपने लेट कर लिया कि ये पहला टर्म है, ये हमारे पास ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। आप क्या नहीं मानोगे, ध्यान से सुनना, आप क्या नहीं मानोगे, आप ऐसे नहीं मानोगे कि पहला टर्म ये है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, इस तरह से नहीं मानना। आपको कैसे मानना, अगर 4 टर्म मिलेंगे तो आपको मानना है ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री। अगर 3 टर्म पूछे जाएंगे तो आप पहला क्या मानोगे ए माइनस डी, दूसरा क्या मानोगे ए, और तीसरा क्या मानोगे ए प्लस। अब देखो याद रखने का तरीका क्या है, देखो ये आप याद नहीं रख पाओगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे याद कर ले। आपको तीनों ही केस में, आपको तीनों ही केस में केवल फर्स्ट टर्म याद रखना है। पहला टर्म बताओ बेटा, 3 वाले में क्या है ए माइनस, पहला टर्म क्या है बेटा ए माइनस डी। दूसरे में बेटा 4 वाले में बेटा टर्म्स क्या है ए माइनस, और बेटा 5 वाले में क्या है ए माइनस। भाई पहला टर्म याद रखो बेटा, अगर 3 टर्म लेट करना पड़ेंगे तो पहला टर्म क्या होगा
पहला टर्म क्या होगा ए माइनस, अगर बेटा 4 में लेट करना पड़ेंगे तो ए माइनस, और बेटा 5 में लेट करना पड़ेंगे तो, फिर से याद करो बेटा, अगर हमें 3 में याद करना है तो पहला टर्म क्या है ए माइनस, ए माइनस अगर 3 है तो ए माइनस डी, 4 में ए माइनस 3D, और 5 में, चलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई, अगर 3 में हमें लेट करना पड़ेगा तो क्या है ए माइनस डी, ए माइनस, और 4 में ए माइनस 2D, सॉरी ए माइनस 3D, और 5 में ए माइनस ए, अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या 4D, अरे एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या हमें कॉमन डिफरेंस याद रहेगा ए डी 2D और डी, बोलो। तो जब आपको इसका पहला टर्म याद हो गया ए माइनस डी, तो इसमें बस आपको डी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा ए, इसमें डी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा ए प्लस, जैसे आपने इसका पहला टर्म याद रख लिया ए माइनस 3D, तो जब आप इसमें 2D ऐड करोगे तो अगला क्या बन जाएगा, और जब इसमें 2D ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, जब आप इसमें 2D ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, यानी हमें केवल पहले पहले टर्म याद रखना है और कॉमन डिफरेंस याद रख लेना है। तो 3 के केस में ए माइनस डी होता है और 4 के केस में ए माइनस 3D होता है, 5वें का मुश्किल है यार, समझ में आ रही बात। 3 के केस में क्या होता है बेटा ए माइनस डी, और 4 के केस में क्या होता है ए माइनस 2D, और बेटा जो 3 वाला केस है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है डी, और 4 वाले का कॉमन डिफरेंस कितना है, याद रहेगा, समझ में आया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पर n क्या होता है वेरिएबल, n क्या होता है, और बेटा लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला था वो क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पर जो लास्ट टर्म में n क्या था वो फिक्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की चर्चा कर रहा था। बात क्लियर, क्या हमें ये बात याद रहेगी कि एपी में अगर 3 टर्म लेट करना होंगे तो हम लोग पहला टर्म क्या लेट करेंगे ए माइनस डी, और उसमें डी ऐड करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, समझ में आया। अगर 4 टर्म लेट करना होंगे एपी के किसी क्वेश्चन में तो हम लोग क्या लेट करेंगे, पहला टर्म ए माइनस 3D, और उसमें 2D ऐड करते जाएंगे तो सारे टर्म बनेंगे, जैसे पहला है ए माइनस 3D तो अगला क्या हो जाएगा ए माइनस डी, अगला क्या हो जाएगा ए प्लस, अगला क्या हो जाएगा ए प्लस 3D, इस तरह से। बात क्लियर, बढ़े आगे, अगला पॉइंट समझो बेटा क्या है, ध्यान से सुनो। सम ऑफ टर्म्स, देखिए जैसे अपने पास ये जो सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरह से, ये इस तरह से बेटा कोई पूरी सीरीज है अप टू कहाँ तक है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक, इस तरह से कोई सीरीज है बेटा, यही हमारे पास लास्ट टर्म होगा अभी, ठीक है बेटा। बात सुनो बेटा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एस एन जो होगा वो एस एन बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। अब इसमें ध्यान से सुनना बेटा है क्या कहा, देखिए इसमें यहाँ बेटा ए तो फिक्स है, ए तो अपना वही है जो होता है बेटा, ये ए फर्स्ट टर्म है, ये ए क्या है बेटा फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस है, और ध्यान से सुनना, और यहाँ पर जो एन है वो बेटा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या हुआ ये फिक्स्ड है, ये चेंज होने वाला, भाई याद रखना कि यहाँ पर n जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। n अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो इसमें बेटा जो फॉर्मूला बनता है एक और, वो बनता है एस एन बराबर n/2, और इस 2a को अगर आप ऐसे लिख दो a प्लस ए, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस एल। यहाँ l क्यों आया मुझे बताओ, लास्ट टर्म ही क्यों आया, बोलो यहाँ पर बेटा लास्ट टर्म ही क्यों आया बताइए, क्योंकि इसमें जो n होता है वो n फिक्स होता है, और लास्ट टर्म के केस में n फिक्स था, वो वेरिएबल नहीं था। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। इस केस में यहाँ l क्यों यूज हुआ, रीजन क्योंकि यहाँ पर बेटा l के अंदर जो फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें n था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ nth टर्म नहीं बन सकता था, नहीं समझ पा रहे भाई, क्या बताया था आपको, nth टर्म का फॉर्मूला tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n वेरिएबल था, n क्या था वेरिएबल। और आपने बेटा दूसरी चीज क्या सीखी थी, आपने सीखा था l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इस केस में अपने को क्या पता था कि यहाँ पर n था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब आपने एस एन का फॉर्मूला पढ़ा क्लास,
जब आपने Sn का फॉर्मूला पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या पढ़ा Sn का फॉर्मूला, बोलो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से बोलिए Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस l। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस। बात क्लियर, नहीं आ रही बात समझ में भाई? अगर हमें 3 टर्म लेट करना पड़े एपी में तो अपन क्या लेट करेंगे, पहला टर्म क्या होगा, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। और 4 वाले केस में a-2d, a प्लस डी और a प्लस 3d से था, सॉरी, a-3d, a-d, a प्लस डी और a प्लस 3d। बात क्लियर, समझे? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो बेटा। इसमें अगला अपने पास है बेटा द रिलेशन बिटवीन nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स एंड द सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में हमको Sn गिवन होता है, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन में Sn गिवन होगा, Sn हमें गिवन होगा, ठीक है भाई। दिस Sn विल बी गिवन। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे कहते फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि भाई Sn बराबर है 2n स्क्वायर प्लस 5n, ऐसा कुछ दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। ये इसको थोड़ा और सिंपल बनाते हैं तो लिखते हैं n स्क्वायर प्लस 3n। अब ठीक, ऐसा कुछ Sn दिया हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ रहा, और आपसे कहे कि बताइए इसका nth टर्म कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन बन जाए। क्या आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? कभी कभी हमें क्या होगा बेटा, डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्या गिवन होगा बेटा, Sn अपने पास कितना बेटा, n स्क्वायर प्लस 3n, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं nth टर्म क्या होगा बेटा, तो इस केस में आप ये जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे Tn बराबर Sn माइनस। ये फॉर्मूले से डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पर जो Sn है बेटा, Sn है सम ऑफ n टर्म्स। Sn क्या है बेटा, सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है भाई। और जो Sn-1 है बेटा, ये हमारे पास सम ऑफ n-1 टर्म्स। ये क्या है, सम ऑफ n-1 टर्म्स। बात क्लियर, समझ में आ रहा? और इसमें बेटा जो Tn है वो है बेटा nth टर्म। ये कौन से टर्म की बात हो रही है, nth टर्म। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया, कह रहा है कि अगर Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 3n है तो बताइए इसका nth टर्म क्या होगा। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखेंगे बेटा अगर Sn ये है, इसका सॉल्यूशन समझना, अगर Sn ये है तो Sn-1 कितना होगा, n की जगह क्या लिख दो बेटा, n-1, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस 3n-1। ये समझे क्या आप ये बात समझे? बताओ बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3n-3। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर 3n, और ये कितना बचेगा बेटा, ये प्लस का n और ये माइनस का 2। ये समझ में आया? तो बेटा Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Tn बराबर होता है Sn-1। बेटा Sn अपने पास कितना है क्वेश्चन में, Sn अपने पास है बेटा n स्क्वायर प्लस 3n। हाँ भाई, माइनस Sn-1 कितना है बेटा, n स्क्वायर प्लस n-2। ये है, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 2। इस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 3n से ये n गया, कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 2n प्लस 2। ये इसका आंसर, ये बन चुका है nth टर्म। अब क्वेश्चन में अगर लेवल बढ़ाना हो तो आपसे कहेगा कि एपी बताइए क्या होगी इसकी, तो n बराबर 1 2 3 रख के आप एपी डिजाइन कर सकते हो। क्या आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? किसी क्वेश्चन में आपको सम ऑफ n टर्म्स डायरेक्टली देगा और आपसे क्या पूछेगा, बताइए इसका nth टर्म क्या है। क्लियर हो रही बात? ये डायरेक्टली पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन बना सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू दिस, तो आपसे कहेगा कि बताइए उसका एपी क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 20 टर्म क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो सबसे पहले अपना टास्क ये होगा कि हमें वहां से nth टर्म निकालना है। अगर Sn गिवन है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, Sn-1। जहां जहां n लिखा होगा वहां n की जगह क्या लिखोगे, n-1, जिससे कि आपके पास क्या पूरा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा Sn-1।
और जब ये वैल्यू आ जाएगा और जो पुराना वैल्यू दिया हुआ होगा उन दोनों को माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा, nth टर्म। अगर nth टर्म आ गया तो हम लोगों के पास 20 बार 50 बार जो भी टर्म पूछा जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आपको ये बात समझ में आ गई? भाई देखिए अपन ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि एपी के अंदर एक तो कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है टीएन का। टीएन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है कि कौन से टर्म की चर्चा हो रही है। बेटा दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा, लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है कि कितने नंबर टर्म्स की, यानी टोटल कितने टर्म्स की बात हो रही है। इसमें n फिक्स्ड होता है और पुराने वाले में n वेरिएबल था। अगला देखिए बेटा हम लोगों ने क्या सीखा, nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से अगर पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगला आपने क्या सीखा कि अगर एपी में टर्म्स लेट करना पड़े तो तीन वाले में क्या क्या लेट करना पड़ेगा, a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर चार टर्म किसी क्वेश्चन में पूछे गए होंगे तो क्या लेट करेंगे, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ठीक है भाई, देखिए आगे आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर n बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस। बात क्लियर, समझे? आगे आपने बेटा एक और क्या फॉर्मूला सीखा, टी एन बराबर एस एन माइनस वन। आगे देखिए बेटा, अगला देखिए मिडिल टर्म, ये लास्ट टॉपिक है इस एपी का, ध्यान तो सुनो बेटा। अगर किसी एपी में आपको ये पता पड़ जाए कि कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, देखिए फॉर मिडिल टर्म, फॉर मिडिल टर्म ध्यान से सुनना, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, मिडिल टर्म अपने पास होगा, ये हमारे पास बेटा कैसे निकाला जाएगा, लेट कर लेते कि ये कोई टीएन है, ठीक है भाई। अब ये पता पड़ेगा हमें इस एन से, यहाँ पर एन जो है ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर आप बताओगे कि किसी एपी का मिडिल टर्म क्या हो सकता है। ठीक है भाई, जैसे ये एन की दो पॉसिबिलिटी है, एन हमारे पास हो सकता था बेटा ये ऑड हो सकता था एन का वैल्यू, या फिर बेटा ये क्या हो सकता था, इवन हो सकता था। अगर ये ऑड होगा तो मिडिल टर्म बराबर जो आंसर बनेगा, मिडिल टर्म सीधे सीधे हमारे पास होगा n प्लस वन अपॉन टू, और ये जो भी होगा वही वाला टर्म हमारे पास कहलाएगा मिडिल टर्म। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे कहें कि किसी एपी में 21 टर्म्स हैं तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो 21 प्लस वन अपॉन टू, यानी क्या हो जाएगा, ये 11वां टर्म जो होगा वो मिडिल कहलाएगा। अगर n क्या है, ऑड, और अगर n इवन होगा तो बेटा हमारे जो आंसर होंगे, तब उस केस में हमारे जो आंसर बनेंगे मिडिल टर्म के लिए वो दो आंसर बनेंगे। पहला आंसर जो बनेगा बेटा वो बनेगा n बाई टू, ये वाला टर्म, एंड जस्ट इसके नेक्स्ट वाला यानी n बाई टू प्लस वन, ये वाला टर्म। और इस तरह से आप मिडिल टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात? इस तरीके से आप मिडिल टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। जब इवन होता है तब दो आंसर होते हैं, जब ऑड होता है तब एक आंसर होता है। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब कहीं पर ऑड नंबर में कोई कलेक्शन लिखा हुआ, जैसे मान लो मेरे पास टोटल 11 चीज़ें हैं, इसका मतलब ये है कि छठवें नंबर पे जो प्रेजेंट है वो अपने आप में एक सेंटर है, मतलब उसके राइट साइड भी 5 होगा और लेफ्ट साइड भी 5 नंबर होंगे। नहीं आ रही बात समझ में? जब 11 चीजें थी, बट जब 12 चीजें हो गई तो अब जो छठवें नंबर वाला रहा वो सेंटर में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब पांचवा और छठवां जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है, छठवां वाला और सातवां वाला, छठवें और सातवें से दोनों साइड 5-5 चीजें अवेलेबल है। मतलब 6 से भी पहले 5 लोग हैं और 7 से भी बाद में 5 लोग हैं, तो 6 और 7 नंबर पर जो लोग हैं अब वो कहाँ गए, सेंटर में। नहीं आई बात समझ में? समझना मैं क्या कह रहा, मैं कह रहा जब टोटल 11 लोग खड़े थे लाइन में, तो जो व्यक्ति छठवें नंबर पे खड़ा था उससे पहले 5 खड़े थे और उसके बाद 5 खड़े थे, जब 11 लोग थे। अब अचानक से आपने 12 लोग खड़े कर दिए, तो 12 लोग खड़े करने में अब क्या हुआ कि छठवें से पहले तो 5 हैं पर अब आगे कितने हैं, 6 हो गए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? भाई ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा, मैं कह रहा कि भाई जैसे टोटल 11 लोगों की चर्चा चल रही थी, मैंने कहा जो छठवें नंबर पे है उसमें 5 इस साइड है और 5 इस साइड है। समझ में आ रहा?
भाई 5 5 10 और ये जो सेंटर में प्रेजेंट है। बट जब 12 लोगों की चर्चा हुई तो छठवें से 5 तो इस तरफ थे, बट अब इस तरफ कितने हो गए, 6 लोग हो गए। समझ में आ रही बात? तो अब ये सेंटर में रहा नहीं रहा, मतलब इसके बाद वाले को अगर मैं सिलेक्ट कर लूं 7वें नंबर वाले को, तो अब आप कहोगे कि 7वें से 5 लोग हैं और यहां से 5 लोग हैं और ये दोनों सेंटर में आ गए। ये होता है मिडिल टर्म का मतलब। इसलिए जब हमने मिडिल टर्म की बात की तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के केसेस में हमारा आंसर क्या है कि जितना भी टोटल टर्म्स दिए, जैसे 11 टर्म दिए थे तो 11 + 1/2, या जैसे हमारे पास बेटा इवन थे तो इवन के केस में क्या होगा बेटा, इवन के केस में 12/2 और 12/2 + 1। समझ में आ रहा? मतलब 12/2 मतलब छठवां टर्म प्लस 7वां टर्म। क्लियर है? नहीं आया मिडिल टर्म की कहानी? क्या हमको मिडिल टर्म की कहानी समझ आई? नहीं आई? देखो फिर से सुन लो, देखो बेटा क्या है। देखिए क्या हो रहा कि भाई इसको भी मिटाते हैं, ये बच्चा अभी नहीं समझ पाया। देखो ध्यान से सुनो, जैसे मान लो ये नंबर लिखे थे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखे थे। अब आपसे पूछ रहा था कि जब ये एक प्रोग्रेशन लिखा गया तो इसमें से बीच में नंबर कौन सा है, कौन सा है बीच में? भाई कैसे बताया आपने? आपने कैसे बताया कि 4 सेंटर में है, क्योंकि 3 इसके साइड है 3 इसके साइड है। पर इसको अब ये अगर बहुत सारे होते तो कैसे सोच पाते? टोटल कितने टर्म थे बेटा? 7। तो आपने आंसर बेसिकली ऐसे दिया कि 7 + 1/2 से अपने पास कितना आ जाएगा, 8/2, मतलब चौथे नंबर पर जो प्रेजेंट है वो सेंटर में था। ये तो दिया जब ये ऑड थे। बट अगर मैं इसी में ऐसा लिख देता, मैं ऐसे लिख देता कि भाई नंबर लिखे हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बेटा ये क्या होगा, इवन। तो क्या अब चौथे नंबर वाला टर्म बेटा, चौथे नंबर वाला, क्या ये सेंटर में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से आप कितने हैं, 3, बट यहां से कितने हो गए? बट अगर मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूं तो आप कहोगे इसके इस तरफ भी 3 है और इसके इस तरफ भी, यानी अब कितने आंसर हो गए, 4। और कैसे सोचा? क्योंकि टोटल इवन था तो आपने कहा 8/2 यानी कौन से नंबर वाला, और 8/2 + 1 यानी कौन से नंबर वाला। ऐसे सोचा, ऐसे सोचा कि कौन सेंटर में था। अगर इवन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने टोटल टर्म होंगे, अगर टोटल इवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड करने के बाद एक और ऐड कर देना तो 2 आंसर आएंगे इवन के केस में। बट ऑड के केस में केवल कितना आंसर आएगा, जितने दिए हैं उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, एक आंसर आ जाएगा। आप समझ में आया मिडिल टर्म? अरे बोलो, अब तो क्लियर हो गया मिडिल टर्म क्या होता है। तो ये बेटा पूरी कहानी थी एपी से रिलेटेड। समझ में आ गया? ये सारे फॉर्मूले हो गए एपी के। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से आप ना सारे पॉइंट्स लिख लें। चलिए अब हम लोग बेटा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं सारे फॉर्मूले के बाद। देखिए इसमें जो टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे सभी टाइप्स के क्वेश्चन को मैंने एक ही जगह पे ला के रख दिया है। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सभी बच्चे पहले रीड करेंगे, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है भाई? आपस में बात कोई नहीं करेगा, बस ध्यान से सुनेगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पढ़िए कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसमें 2-3 टाइप हो सकते हैं। पहला पॉसिबल तो जैसे इसने डायरेक्टली बोल दिया कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0, ध्यान से सुनना। दूसरा टाइप हो सकता है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला कौन सा टर्म है जो नेगेटिव बनेगा। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है क्या ये टर्म जो है वो एपी का है या नहीं है, या ये कह देता कि ये वाला टर्म एपी का कौन से नंबर का टर्म है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ रही बात? तो जब भी आपसे ये बात कहे कि विच टर्म, तो विच टर्म के केस में बेटा हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा टीएन। अगर किसी क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट मिल जाए बेटा, विच टर्म। समझ में आ रही बात? जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर विच टर्म वाली बात आ जाए तो हमेशा जो फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा बेटा, nth टर्म का फॉर्मूला। ये बात दिमाग में सेट कर लो कि किसी भी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन के टाइप बदल सकते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, विच टर्म ऑफ एन एपी इज दिस पर्टिकुलर टर्म, विच टर्म ऑफ एन एपी इज पॉसिबल और नॉट। समझ में आ रही बात? तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जब भी विच टर्म से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होगा, वी विल ओनली यूज द फॉर्मूला टीएन। ये बात समझ आई? बोलो क्या ये बात क्लियर है? तो टीएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बोलिए। टीएन बराबर a + n-1 इंटू डी। पहले तो अपन ने ये लगा दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई कौन सा टर्म जो है वो 0 हो सकता है, मतलब टीएन बराबर ऑलरेडी कितना दिया हुआ है,
इसका पहला टर्म कितना है बेटा 27 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी 24 माइनस 27 कितना आ जाएगा ये -3। तो ये कितना आ गया बेटा -3। क्लियर है ये, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ये 27 बेटा इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा -27 बराबर n माइनस 1 और -3। ठीक है भाई, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 27/3। ये बेटा कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, यानी n माइनस 1 बराबर कितना, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 + 1, यानी कितना आ जाएगा ये, समझ में आया, ये इसका आंसर। क्लियर है क्या, बोलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। पढ़ जाए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ेंगे एक साथ इस क्वेश्चन को। बताइए भाई, बताइए ये क्वेश्चन में बेटा कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है। क्वेश्चन को ध्यान से बच्चे समझेंगे क्या पूछा जा रहा है और किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो समझेंगे। देखिए इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि भाई कितने ऐसे टर्म हैं जो किसी पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड हो सकते हैं, पहला तो ये हो गया। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता था जैसे इसने 3 लिख दिया, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि भाई इनमें से ऐसे कितने टर्म हैं जो 3, 5, 6 से डिविजिबल हैं, यानी एक से ज़्यादा टर्म्स दे देता। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि भाई इनमें से कौन से टर्म्स 3 से डिविजिबल उसने पूछा, यानी एक ही डिजिट दे दिया। कभी कभी क्या कर सकता था वो एक से ज़्यादा नंबर दे देता कि इनमें से कौन से 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से भी, 5 से भी और 10 से भी डिविजिबल हैं, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी डिविजिबल है। बात समझ में आई। जब केवल एक ही नंबर देगा तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब पहला हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो भी वो सीरीज दे रहा है, जैसे 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, और कहाँ तक रहते हैं 10, 11 और कहाँ तक होते हैं बेटा 99 तक। अब हमें इनमें से वो नंबर ढूंढना है, इनमें से ध्यान तो सुनना, हमें इनमें से पहला दूसरा और ऐसा लास्ट टर्म ढूंढना है जो इनके अंदर 3 से डिविजिबल हो रहा होगा इस सीरीज में से। अब सुनना बेटा क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटी थी, इसी क्वेश्चन में वो कह सकता था इनमें से कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3, 4 दोनों से डिविजिबल हो। क्या आपको क्वेश्चन का टाइप समझ में आया बेटा, आपको क्वेश्चन का टाइप दिमाग में सेट करना है कैसे पूछा जाएगा पेपर में। पेपर में जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि भाई इनमें से कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था, इनमें से कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से भी और 4 से भी डिविजिबल है। तो तरीका दिमाग में सेट कर लो। तरीका क्या है कि अगर एक से ज्यादा नंबर आ जाते, जैसे अगर लिख के आ जाता 3, 4 बोथ, तो अपन क्या करते, हम लोग पहले 3 और 4 का निकालते एलसीएम। क्या निकालते, और उसके बाद 12 जो आता है इसका एलसीएम हम लोग चेक करते कि T1, T2 और L इस सीरीज में पहला कौन सा टर्म 12 से डिवाइड हो रहा, दूसरा कौन सा टर्म 12 से डिवाइड हो रहा, और यहां से कौन सा एंड से जो टर्म है वो 12 से डिवाइड हो रहा। अगर 2 दिए होते, इधर कितना केवल दिया था डेटा, केवल 1 का, मतलब केवल किसके लिए निकालना था, 3 के लिए। तो जब आपने ये पूरे नंबर लिख लिए तो आप कहोगे कि भाई क्या 3 से ये 10 डिवाइड होगा, क्या 11 डिवाइड होगा, क्या 12 डिवाइड होगा, यानी पहला नंबर क्या मिल गया बेटा, तो अगला क्या होगा 15। समझ में आई बात, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, क्या 99 डिविजिबल है 3 से, तो अपने पास ये एंड सो ऑन जो चल रहा होगा तो 99 मिल गया, मतलब ये हमें टर्म मिल गए 12, 15, 18 अप टू कहां तक 99 तक। अब मुझे इसमें निकालना है कि ये टोटल कितने टर्म्स हैं, और टोटल टर्म के लिए फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि यहाँ n का मतलब था कि टोटल कितने टर्म्स हैं पूरी एपी में। यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला नहीं लग सकता, यहाँ लगेगा लास्ट टर्म का। क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म के अंदर मीनिंग क्या था n का, कि टोटल कितने टर्म्स हैं पूरी सीरीज में। इसमें जब आपने ये बेटा L रखा, L कितना 99 बराबर A कितना बेटा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इसका कितना होगा 3। समझ आया, इसको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। बच्चों 99 से 12 गया कितना बचेगा, ये 87।
हाँ 87/3 बराबर कितना बेटा n-1। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 9 जा, तो ये 29 बराबर कितना आ गया बेटा n-1। 1 को इस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 29 + 1 बराबर n, यानी n कितना आ गया, ये इसका आंसर। नहीं आया समझ में? बोलिए, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या आपको ये समझ में आया? नहीं आया? क्या इस टाइप का हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे पेपर में? इसी तरह का एक ना एक क्वेश्चन मिल सकते, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ टाइप यही रहेगा, बट आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैंने क्या बताया, एक पॉसिबिलिटी थी केवल एक ही नंबर दिया होता, एक से ज़्यादा नंबर होंगे तो पहले उन सबका एलसीएम निकालो और एलसीएम के बाद चेक करो T1 T2 और L, पहला टर्म दूसरा टर्म और लास्ट टर्म कौन सा डिवाइड हो रहा है, उसके बाद L बराबर फॉर्मूला निकालो, आपके पास आ जाएगा लास्ट टर्म। क्लियर है? बढ़े आगे। उसने 2 डिजिट बोला था, अगर 3 डिजिट होता तो पहला नंबर क्या होता 100, फिर 101, फिर 102 और लास्ट कितना 999। समझ में आया? क्लियर है ये? अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के ये टर्म्स एपी में हो। बेटा एपी के लिए कंडीशन क्या थी? एपी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एपी के लिए बताया था कि जो सेकंड टर्म होता है, यानी जो मिड वाला टर्म होता है, वो बाकी दो के एवरेज के बराबर होता है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। अरे बोलो, अगर कोई टर्म्स एपी में है तो उसमें सेंटर वाला टर्म अपने से लेफ्ट और राइट वाले के एवरेज के बराबर होता है। कोई भी टर्म्स अगर किसमें बेटा एपी में, तो सेंटर वाला टर्म्स और अपने से लेफ्ट और राइट के एवरेज के बराबर होगा। जैसे सेकंड वाला टर्म क्या है बेटा इसमें 2k - 1, और बेटा फर्स्ट वाला टर्म क्या है k + 9, और थर्ड वाला टर्म क्या है बेटा 2k + 7। अगर इन सारे वैल्यूज को इधर रख दिया जाए T2, यानी कि 2k - 1 इक्वल टू बेटा T1, T1 कितना है k + 9 प्लस T3, T3 कितना है बेटा 2k + 7 अपॉन कितना है बेटा ये अपॉन में 2। मुझे बताओ बेटा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब ये जो 2k - 1 है, ये k और k कितना हो जाएगा 3k, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए, क्या हो जाएगा ये 4k - 2 इक्वल टू 3k + 16। बेटा 3k को इस तरफ ले आओ, 2 को इधर ले जाओ, क्या बनेगा ये हो जाएगा 4k - 3k इक्वल टू कितना बेटा 16 + 2। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा k इक्वल टू, ये इसका आंसर। क्लियर है? समझ आया? बोलिए, क्या आपको ये क्लियर है? बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ध्यान से देखो बेटा, अगला ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा, फाइंड द नंबर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 से लेकर के 998 तक के वो नंबर बताओ जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। जब बेटा जब एक से ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो हमें पहले उन नंबर्स का क्या लेना पड़ेगा, पहले एलसीएम, मतलब 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका एलसीएम, एलसीएम सीधे सीधे कितना आ जाएगा 2 × 5 से 10, ये एलसीएम निकाल लिया। समझ में आई बात? अब हमें 102 से 998 के बीच में वो नंबर ढूंढना है जो 10 से डिविजिबल हो। मुझे बताओ बेटा 102, 103 और बेटा ये हमारे पास कितना है 998, क्या इसका पहला नंबर होगा 110 जो 10 से डिविजिबल हो रहा होगा, पहले नंबर पे जो आ रहा होगा। समझ में आ रहा? अगला क्या होगा बेटा 120, और इस तरीके से ये कितना होगा 990। क्या ये हमारे पास वो एपी है जो 10 से डिविजिबल होगी बिटवीन 102 से 998 के बीच में? नहीं आई बात समझ में? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लास्ट टर्म बराबर a + n - 1 × d। यहां n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहां लास्ट टर्म कितना है बेटा 990 बराबर पहला टर्म कितना है बेटा 110 प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा 10 का, इसके बीच में डिफरेंस 120 में से 110 गया 10 बचा। अब आप इसको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा ये 990 माइनस 110 बराबर n - 1 × 10। तो फाइनली अपने पास इससे बेटा ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा ये 880 बराबर n - 1 × 10, या 0 से 0 कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 88 इक्वल टू n - 1, और इस 1 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 88 + 1 बराबर 9, तो n कितना आ गया, समझ में आ गया? क्या ये इस तरह का क्वेश्चन अब बना लेंगे अपन?
अगर हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कितने नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं, तो हमें वही नंबर सेलेक्ट कर लेना, बट अगर एक से ज्यादा होंगे तो पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। समझे बात? समझ गए क्या अगले क्वेश्चन पे आ जाएं? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बेटा देखिए, फ्रॉम द लास्ट पूछा गया। देखिए, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। फ्रॉम लास्ट, हाँ भाई, फ्रॉम एंड। क्या होता था बेटा इसमें फॉर्मूला? L माइनस एन माइनस 1 इंटू टी, ये होता था बेटा फ्रॉम एंड का फॉर्मूला। लास्ट टर्म क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बेटा? 253, तो ये हो जाएगा 253 माइनस एन, एन मतलब 20, माइनस 1, यानी कॉमन डिफरेंस बेटा कितने का चल रहा है? 8 और 3 मतलब 5 का। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 253 माइनस 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना आ जाएगा? ये 95 ना। 253 माइनस 95, इसको आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए, एंड टर्म फ्रॉम एंड क्या होता है? L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? समझ आया? देखिए, एपी में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि भाई इसका पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म दिया है, पांचवा बताओ। ये सब क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। समझ आ रही बात? आपके सामने जो क्वेश्चन बनेगा वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा। क्लियर है? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट बताइए इसको कैसे सॉल्व करना है। बोलिए, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। देखिए, जब आपको ऑलरेडी एपी गिवन है 247 तक, तो आपको पता करना है कि इसका मिडिल वाला टर्म कौन सा रहा होगा। बट मिडिल टर्म के लिए मुझे पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। या तो वो ऑड वाले होंगे या फिर वो इवन वाले होंगे। यहां पर बताइए बेटा, मिडिल टर्म पता करने के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहां पर n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब L लास्ट टर्म कितना है बेटा? 247। 247 बराबर a कितना दिया हुआ है बेटा? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 6। समझ में आ गया ये? बोलो, ये क्लियर है? तो बेटा इसको इस तरफ ले आओ। कितना हो जाएगा? 247 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो बेटा इसमें ये कितना हो जाएगा? 240 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। हाँ भाई, 6 से ये कैंसिल, कितना हो जाएगा बेटा? 6 4 जा 24, मतलब ये अपने पास आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 40, और n बराबर कितना हो जाएगा? ये 41, जब 1 इस तरफ जाएगा। क्लियर है? अब क्योंकि n ऑड है, n क्या आया बेटा हमारे पास? ऑड नंबर आया, तो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होगा? मिडिल टर्म के लिए मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट होगा n प्लस 1 अपॉन 2। ये वाला टर्म, मतलब अपने पास n कितना है बेटा? 41 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ जाएगा? ये 42/2, मतलब कितना आ जाएगा? ये 21। तो हमारे पास T21 हमें निकालना था। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है बेटा? a है 7 प्लस 21 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का था? 6 का। तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 20 इंटू 6, मतलब फाइनली कितना आ जाएगा? ये 7 प्लस 120, तो कितना हो जाएगा? 127। क्लियर है? समझे? नहीं समझे? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of the two middle term is 7:15। हमें नंबर पता करना है कितने। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का टाइप को समझना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको समझना है कि इस तरह का क्वेश्चन बनता है और इसमें क्या करना पड़ता है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है बेटा? 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म एपी के हैं। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन में अगर ये करें कि भाई पहला टर्म a, अगला टर्म a प्लस डी, अगला a प्लस 2d, तो उसका आंसर नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा? जब किसी क्वेश्चन में 4 टर्म लेट करना पड़ जाएंगे
तो आपको क्या सिखाया गया है बताइए बेटा 4 टर्म के लिए, बोलिए 4 टर्म लेट करने के लिए 4 टर्म एपी के क्या क्या होते थे। पहला क्या होता था बेटा ए माइनस 3d, दूसरा क्या होता था ए माइनस डी, अगला क्या होता था ए प्लस, और अगला क्या होता था ए प्लस 3d। बात क्लियर है। ये 4 टर्म यही तो सिखाए गए भाई लेट करने में, 3 में ए माइनस डी और ए प्लस डी होता है और 4 में ये होता है। ये बात क्लियर। जब भी किसी क्वेश्चन में हमें 4 टर्म लेट करना पड़ेंगे तो हम लोग ये 4 टर्म लेट कर लेंगे। बात ध्यान से सुनना सभी लोग। देखिए क्या है, देखिए क्या है। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देगा बेटा, क्वेश्चन में हमेशा देगा उन चारों का सम या उन तीनों का सम जितने आपने लेट किए हैं। बोलिए इसमें चारों का सम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए जरा, कितना दिया हुआ है। इन चारों का टोटल 32 है, मतलब द सम इक्वल टू 32। द सम ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा, 32 दिया हुआ है। तो बेटा टर्म क्या क्या माना था, पहला क्या था a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। हाँ भाई किसके बराबर है ये बराबर है 32 के। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो क्या इसमें कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 3d से 3d, क्योंकि एक प्लस का एक, ये d से d। जब भी आप 3 टर्म मानोगे 4 टर्म मानोगे, जैसी सम होगा हमेशा d वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद जैसे यहां पर ए कितने बार आया, 4 बार, यानी 4a किसके बराबर हो गया 32। मतलब a बराबर कितना आ जाएगा, अब हमें a तो मिल गया बट हमें और क्या चाहिए इसमें d, तभी हमारे आंसर बन सकते हैं। नहीं आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन का अब चलते हैं पार्ट 2 पर। आगे देखिए क्या कह रहा, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मिडिल टर्म। मिडिल में कौन कौन से थे, ये मिडिल वाले हैं भाई, ये क्या है, ये मिडिल वाले हैं, और फर्स्ट वाला ये है, लास्ट वाला ये है। क्लियर है। देखिए क्या करना है, वो कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट टर्म यानी T1 और T4 का जो प्रोडक्ट है, और बेटा जो T2 और T3 का जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट का जब रेशियो निकाला जाएगा वो रेशियो किसके बराबर है 7/15 के। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया। फिर से सुन लो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पहले और लास्ट वाला 4 टर्म थे, तो पहला हो गया T1, लास्ट हो गया T4। पहले और लास्ट का प्रोडक्ट और जो मिडिल में है, मिडिल में मतलब सेकेंड और थर्ड, इनके प्रोडक्ट का जो रेशियो बनेगा वो रेशियो किसके बराबर आएगा 7/15 के बराबर आएगा। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में बेटा T1 था कितना, T1 था a माइनस 3d, और बेटा T4 कितना था a प्लस 3d, अपॉन में क्या बोलिए a माइनस डी, और साथ में क्या बेटा a प्लस डी, किसके बराबर आएगा ये 7/15। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, बराबर किसके बेटा 7/15। अब क्वेश्चन में आप बताइए बेटा a तो आपने निकाल चुके हो ना, a कितना आया था 8, यानी ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर, अपॉन में क्या बेटा ये a का स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मतलब एज इट इज, बराबर कितना 7/15। ये कितना आ जाएगा 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 7/15। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करो 15 का 64 में, 15 4 जा कितना हो जाएगा, ये ऐसे कर लो। देखिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, इसमें आप मल्टीप्लीकेशन से बच जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 9d स्क्वायर बराबर कितना बेटा ये 7 इंटू 64 और माइनस का 7d स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, क्या मैं इस केस में ये जो 15 वाला टर्म है इसको उस तरफ पहुंचा दूं, मतलब ये इस तरफ से उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इस वाले टर्म को उठा के इधर ले जाऊं, क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 64 और साथ में क्या बेटा माइनस 7 इंटू 64 बराबर कितना बेटा 15 इंटू 9 होता है 225, सॉरी 135, ये 135 होता है 135d स्क्वायर, 135d स्क्वायर माइनस कितना बेटा 7d स्क्वायर,
तो बेटा इसमें से 64 कॉमन ले लिया जाए, 64 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 15 माइनस 7 बराबर कितना बेटा 135 से 7 जाएगा कितना बचेगा 128, 128 डी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अपने पास आ जाएगा 64 इंटू 8 अपॉन कितना बेटा 128 बराबर कितना बेटा डी स्क्वायर। तो क्या कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कैंसिल बेटा 64 से 128 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, यानी डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4। अगर डी स्क्वायर बराबर 4 है तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2। तो अपने जो टर्म्स आपने लेट किए थे, देखिए आपके पास ए आया था 8 और डी आ गया बेटा हमारे पास 2 आंसर आए डी के +-2। अब देखिए जब +-2 आए हैं तो चाहे आप इसमें से प्लस सेलेक्ट कर ले चाहे इसमें से, दोनों से आपके आंसर आ जाएंगे। सपोज आपने प्लस वाला सिलेक्ट कर लिया तो बेटा हमारे पास क्या क्या आंसर बनेगा a-3d, मतलब a कितना था 8 -3d, 3d मतलब 3 इंटू 2, और अपने पास a-d में क्या हो जाएगा ये 8 - 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 6 आ गया, और a+d कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 8 + 2 से 10, और a+3d कितना हो जाएगा ये 8 + 2 इंटू 3 इंटू 2, तो अपने पास कितना हो जाएगा 614। ये चारों टर्म्स थे एपी के जिनका टोटल 32 था। अगर इनका और इनका प्रोडक्ट किया जाए और इनका और इनका प्रोडक्ट किया जाए और रेशियो लिया जाए तो 7/15 आएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलिए, क्या इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? इस तरह का अपन क्वेश्चन बना लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि एपी के 4 टर्म लेट करना पड़ जाए, एपी के 3 टर्म लेट करना पड़ जाए, क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या गिवन होना चाहिए, सम ऑफ द टर्म्स। अगर सम ऑफ द टर्म्स दिया है तो 100% आपको लेट करना पड़ेंगे जो आपको सिखाए गए हैं a-d a+d 3 वाले के केस में, और 4 वाले के केस में क्या लेट करना है a-3d a-d a+d a+3d। क्लियर है? बोलो आगे बढ़ जाएं क्या? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया या फिर से बताएं? आ गया ना भाई, बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आ चुका है सीबीएसई के। अगर आप पिछले 20 साल के पेपर उठा के देखेंगे ना तो कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है, और ये क्वेश्चन ईजी होता है। मैं टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कैसे सोचता है। देखिए एपी के जो आपने अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो अभी तक आपने जो 5 कितने क्वेश्चन हो गए 7, वो 7 क्वेश्चन में आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए 7 टाइप के। अब इसमें बचा लास्ट टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद एपी खत्म। मतलब अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना ये लास्ट टाइप पढ़ रहे हो। लास्ट टाइप में ध्यान से सुनना क्या हो सकता है। देखिए आपको 2 सिचुएशन गिवन होंगी। कितनी सिचुएशन बेटा, कितनी सिचुएशन गिवन होंगी क्वेश्चन में? अगर आपने बात को समझ लिया ना एपी का, फिर आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि टोटल जो हमारे पास थे वो 8 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं पूरी एपी में। बस ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। देखिए ये 7 को अलग कर देते हैं, इस 8वीं कैटेगरी पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 8वीं कैटेगरी का क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं वो समझ लो। अगर आपने उसको कंसेप्चुअली पकड़ लिया ना कि क्वेश्चन ऐसे होना है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना। देखिए 8वां टाइप का क्वेश्चन कहता है कि यू हैव 2 सिचुएशंस गिवन। इतनी बेटा, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एपी के अंदर 2 टर्म्स अननोन होते हैं, एक पहला टर्म और एक कॉमन, एक पहला टर्म अननोन होता है और एक कॉमन डिफरेंस अननोन होता है। अगर आपको किसी भी एपी में पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, किसी एपी में पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो क्या आप पूरी एपी डिजाइन कर सकते हो? अब सुनना, वो आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। या तो वो आपको 2 टर्म एक साथ दे दे, या 2 सम एक साथ दे दे, या एक टर्म के साथ एक सम दे दे, या 2 कंडीशंस दे दे। 2 कंडीशन से 2 इक्वेशन बनवाएगा, 2 इक्वेशन से ए और डी फाइंड करना होंगे, और जब ए और डी मिल जाएगा तो पूरा एपी निकाल आएगा। बात समझो क्या कह रहा। जो 8वें टाइप का क्वेश्चन है वो हमेशा 2 सिचुएशंस देगा। क्या देगा? और 2 सिचुएशन से 2 इक्वेशन बनेंगी ए और डी के टर्म में। इसके टर्म में ए और डी के जो हमारे आंसर आ जाएंगे हमारे पास एपी आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा? मतलब अब अगर हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी एपी की तो हमारा एक ही दिमाग में बात सेट हो जाएगी कि हम लोग मान लेंगे कि एपी का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है।
समझ में आ रहा? बट वो 3 और 4 वाले केसेस अलग हैं, जहां पर आपको पर्टिकुलरली 3 लेट करना पड़े या 4 लेट करना पड़े या 5 लेट करना पड़े, तो वो सिचुएशंस अलग थी। बट जब आपको इन जनरल बात चलेगी तब आपको लेट करना पड़ेगा कि पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है डी। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ द m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द n टाइम्स द nth टर्म। समझ में आई बात? शो दैट द इतना वाला जो टर्म है वो 0 आएगा। बात समझना। हाँ भी क्लास ध्यान से देखो बच्चों, क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए जैसे यहां पर nth टर्म बेटा हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू द n टाइम्स द nth टर्म। ये क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन दे रहा है, और दूसरी सिचुएशन में हमसे क्या निकलवा रहा है, हमसे निकलवा रहा है टी एम प्लस एन कितना रहेगा, इसका आंसर आना चाहिए 0। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है? अच्छा, ये जो हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में कह रहा है द प्रूव दैट जो m प्लस nth टर्म रहा होगा वो 0 रहा होगा। क्या इसमें हम लोग ये लगा सकते हैं a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d बराबर कितना 0। यही तो हमको प्रूव करना है, बट हमें इसमें a भी नहीं पता है और d भी नहीं पता है। समझ आई बात? समझ में आ रही बात? अब या तो हमें a और d दे दे, या a को d के टर्म में दे दे, या d को a के टर्म में दे दे। समझ में आ रही बात भाई? तभी तो ये सॉल्व हो सकता, क्योंकि यहां पर a और d हमें पता नहीं है। बहुत बढ़िया। आप देखो ध्यान से देखना, क्या इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये mth टर्म जो होगा वो होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके होगा बेटा, n टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। क्लियर है? ये नहीं आया? अरे बोलो क्लास, क्या आपको ये समझ में आया? क्या भाई क्वेश्चन में कह रहा था कि nth टर्म mth टर्म का जो m टाइम्स है, m टाइम द mth टर्म इज इक्वल टू द n टाइम्स द nth टर्म। मैंने क्या मान लिया, mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। m की जगह m लिखा रहने दिया, और यहां पर बेटा n एज इट इज, इसकी जगह क्या लिख दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे समझ में? अब आगे बढ़े, ध्यान से देखना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो इसको, क्या बनेगा ये बोलो, मल्टीप्लाई सभी लोग कराएंगे, क्या बन जाएगा ये, एम ए प्लस एम ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई? क्लियर है? ये बराबर क्या आएगा बोलो, एन ए प्लस एन ब्रैकेट में n माइनस 1 डी। क्लियर है? अब a वाले टर्म्स को एक साइड कर लो और d वाले टर्म्स को दूसरे साइड कर दो। जैसे यहां पर इस टर्म को उठा के इधर फेंक दें और इस वाले टर्म को उस तरफ पहुंचा दें। बताइए बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम ए के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का एन ए बराबर, हाँ भाई ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी। हाँ भाई इसको उस तरफ लेके आओ तो माइनस का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी। क्लियर है? ये नहीं आया ना भैया, मैंने इसका n का मल्टीप्लाई करा दिया इधर, इस m का मल्टीप्लाई करा दिया इधर, समझे? ये किया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, क्या इसमें से a कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा, ये m माइनस n। क्लियर है? नहीं समझे? अरे बोलो, नींद आ रही क्या? कॉफी आ रही है, मैंने बोल दिया है कॉफी के लिए आ जाएगी, बस ये क्वेश्चन पहले अपन खत्म कर लें 12 तक। चलो क्लास इधर देखो बेटा, इसमें से क्या कॉमन है क्लास, इसमें से क्या कॉमन है, डी। क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एम। क्या ये क्लियर है? यहां तक समझ में आया? नहीं आया? तो भाई इसमें ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है ए एम माइनस एन बराबर डी, ध्यान से देखना, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन। भाई एम स्क्वायर को इधर इसके साथ लिख दिया, ये माइनस एन को इधर लिख दिया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई?
क्या यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? तो आगे बढ़े, बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा? सारे स्टेप्स क्लियर है ना? चलिए देखिए आगे, ध्यान से समझिए बेटा। इसमें ये क्या बन गया अपने पास? ये बन गया ए एम माइनस एन बराबर, बोलिए बेटा ये डी। क्या इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखा जा सकता है? मतलब इसको अपन लिख सकते हैं एन माइनस एम और एन प्लस एम। क्लियर है? हाँ भाई, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन माइनस एम। ये बात समझ में आई क्या? ध्यान से सुनना बेटा, क्या हुआ देखिए, जो लोग नहीं समझ पाए। ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को मैंने एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखा। दूसरी बात, इस वाले पार्ट में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो एन हो जाएगा प्लस का और एम हो जाएगा माइनस का। ये बात समझे? बोलो। इस पूरे पार्ट में से ये जो लिखा हुआ बेटा, यहां से माइनस कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा? एन माइनस एम। अब ऐसा क्यों किया वो समझो। यहां से पूरे पार्ट से मैंने एन माइनस एम कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि ये जो एन माइनस एम इधर है और ये जो इधर है ये पूरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? एन प्लस एम माइनस वन। ठीक है भाई? तो बेटा ये देखो, इससे ये क्या हो जाएगा? तो माइनस का ए बराबर क्या हो जाएगा? टी ब्रैकेट में एन प्लस एम माइनस वन, या माइनस इस तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? डी माइनस का डी ब्रैकेट में एन प्लस एम माइनस वन, और वी कैन से ए इक्वल टू टी ब्रैकेट में, ये जो बेटा प्लस का वन है ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, माइनस का एम हो जाएगा और माइनस का एन हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया द रिलेशन बिटवीन ए एंड डी। क्लियर है? यहां तक समझ पाए? क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर है? क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया ही, खत्म हो गया। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो, क्या इसको फिर से एक्सप्लेन किया जाए? यहां तक सबको समझ में आ गया ना भाई? बोलो क्लास। तो अपन आगे बढ़ जाएं। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एम प्लस nth टर्म। बेटा जो आप सॉल्व करोगे क्या लिखोगे? ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंस वी नो दैट ए जो आया वो किसके बराबर आया? डी ब्रैकेट में वन माइनस एम माइनस एन के बराबर आया। ये हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो अब मैं इस ए की जगह क्या लिख सकता हूं? बोलो। मैं इसकी जगह लिख सकता हूं डी ब्रैकेट में वन माइनस एम माइनस एन प्लस ये एम प्लस एन माइनस वन इंटू क्या बेटा? डी। क्या इस पूरे से कुछ कॉमन नजर आ रहा है? इस पूरे से क्या कॉमन नजर आ रहा है बेटा? अगर डी कॉमन ले लिया जाए तो फाइनली क्या बचेगा? वन माइनस एम माइनस एन प्लस एम प्लस एन माइनस वन। तो क्या ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल? वन से वन क्या हो गया? एम से एम, एन से एन, तो अपने पास क्या आ गया? डी इंटू जीरो। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? समझे? बोलो, क्या ये क्लियर है? आ गया समझ में? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? फिर से बताना है क्या? बढ़ जाए आगे। एक बार और बता दे, ठीक है भाई? देख लो, देखो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बताया जा रहा है, ध्यान से सुन लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई m टाइम्स द nth टर्म, m टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू द n टाइम्स द nth टर्म। ये यहां तक बात क्लियर? अब मैंने आपसे क्या कहा बेटा? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां से बेटा m का मल्टीप्लाई किया और यहां से n का मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या किया बेटा? इस a वाले टर्म्स को इस तरफ ले गए और इस वाले टर्म को उधर ले गए। ये प्लस का था, किसका हो गया? माइनस का हो गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा। अब बेटा इसमें देखिए बेटा a कॉमन है इन दोनों में, तो क्या बचेगा? m माइनस एन। इसमें क्या कॉमन था? d, तो क्या बचेगा? एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम। समझ गए? अब इसमें क्या किया? इसमें से इसको इसके पास ले गए, यानी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख लिया और ये जो m था और ये जो n था इनको साथ में लिख दिया। यहां तक क्लियर है? अब क्या किया बेटा? इसको मैंने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये टर्म था वो एज इट इज लिखा रहा, केवल क्या हुआ? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब यहां से मैंने क्या किया? ये जो प्लस था मैंने इस प्लस की जगह क्या लिख दिया? और जैसे ही माइनस लिखा तो एन माइनस का था, किसका हो गया? प्लस का, और ये प्लस का एम था तो किसका हो गया? अब इसमें से क्या कॉमन है? एन माइनस एम पूरे से कॉमन था,
तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया n प्लस m माइनस, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया प्लस वाला, जिससे n माइनस एम से n माइनस एम, तो माइनस एक इसके बराबर आ गया इसके, तो माइनस को अगर उस तरफ लेना है तो इस तरफ बेटा ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, ये प्लस वाला माइनस को माइनस वाला, यानी a बराबर कितना गया d 1 माइनस m माइनस n। उसके बाद जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया था, बताइए n प्लस nth टर्म क्या होगा। मैंने यहाँ पर a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी रखा, क्योंकि a इतना था तो a की जगह ये रख दिया, पूरा d के टर्म में आ गया, d कॉमन ले लिया, आंसर आ गया। समझे? क्या फिर से बताना है भाई? आ गया समझ में सब बच्चों को? क्लियर है ना? अगला देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, इसलिए बार बार बता रहे हैं। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना पड़ेगा बोलिए क्लास, क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म, पहले 7 का टर्म का सम कितना है 63, और अगले 7 का कितना है 161। ध्यान से सुनना, देखिए देखिए, जैसे ये अपने पास एक सीरीज थी ए प्लस डी ए प्लस 2d इस तरह से, और बेटा टोटल में मान के चल रहा है a प्लस 13d तक, a प्लस 13d तक, क्योंकि टोटल 14 टर्म्स तक की बात चल रही है मतलब स्टार्टिंग के 7 टर्म्स, उसके जस्ट बाद के 7 टर्म्स। क्वेश्चन समझो बेटा क्या है, कह रहा है कि भाई शुरू के जो 7 टर्म है, शुरू के जो 7 टर्म है उसका टोटल कितना दिया हुआ बेटा 63, यानी 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना बेटा 63। क्या ये कैंसिल हो जाएगा 7 से 9 टाइम्स, तो 2a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, क्या बचेगा a प्लस 3d बराबर कितना बेटा 18, और ये बेटा कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, तो a प्लस 3d कितने के बराबर आ जाएगा 9 के। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई। क्लियर है ये बात समझ में आ गई? अब सुनो, कह रहा है अगर 7 नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट का टोटल कितना दिया हुआ है बेटा 161, मतलब अगर मैं बात करूं पहले से लेके 7वें टर्म का टोटल कितना है, पहले से लेके 7वें टर्म का, और अगले 7 टर्म्स का कितना है, यानी टोटल 14 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 7 जो फर्स्ट स्टार्टिंग के हैं, और फिर हमारे पास फिर बाकी जो 7 नेक्स्ट वाले हैं, इनको टोटल कर दो, पता पड़ जाएगा पूरे 14 टर्म्स का सम कितना है। तो ये बेटा 7 टर्म्स का सम कितना है 63, प्लस अगले 7 का कितना है 161, टोटल कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 4 6 6 12 1 1 2 2 2 4। समझ में आया ये? और 14 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है S14 बराबर, ये हो सकता है 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। हाँ भाई, ये कितना आया 2 2 4 इक्वल टू कितना बेटा 14/2, 2a प्लस 14 माइनस 1 यानी 13d। बेटा ये 2 से कितने टाइम्स कैंसिल 7, 7 से इसको कैंसिल करो, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, यानी 32 बराबर कितना आ गया बेटा 2a प्लस 13d। अब ये अपने पास इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। अब दूसरी इक्वेशन आ चुकी है, इन दोनों इक्वेशन को बाय द सब्स्टिट्यूशन बाय द एलिमिनेशन अपन सॉल्व करेंगे, आंसर बन जाएगा। समझ में आया? देखिए टाइप 2 है ना, जो टाइप 2 उसमें हमेशा 2 सिचुएशंस देगा, उन दोनों सिचुएशन से हमें ए और डी निकालना। समझ में आ रही बात? ये टाइप 2 क्वेश्चंस हैं, और टाइप 2 वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो जितने भी मार्क्स का पेपर आएगा उसमें बेसिकली क्या होगा कि या तो वो आपसे वो स्टार्टिंग के 7 टाइप के क्वेश्चन दे देगा, या अगर उन 7 क्वेश्चन ने हटाया तो ये 8वें टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब 50-50% चांसेस होते हैं। समझ में आ रही बात? या तो वो 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं या 8वें टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और कोई इसमें टाइप अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा? अगर आपने इन टाइप्स के क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग में सेट कर लिया कि ऐसी सिचुएशन होगी, इस तरह से सॉल्व करना है, आपसे एपी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ आ रही बात? देखिए बेटा इसको आगे सॉल्व करें। आगे बेटा ये अपने पास क्या था a प्लस, बोलिए a प्लस 3d किसके बराबर है 9 के, a प्लस 3d किसके बराबर है 9 के। आगे बेटा आपने क्या निकाला 2a प्लस 13d किसके बराबर था 32 के। क्या कर सकते हैं बेटा, एक काम करो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a प्लस 6d बराबर 18, ये आ गई। और इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 2a से 2a
13 में से 6 गया 70, 32 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 14, यानी डी कितना आ गया बेटा 2। अगर डी आ गया इसको उठा करके इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास क्या है, a प्लस 3 इंटू 2 बराबर कितना बेटा ये 9। तो अपने पास a बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3, क्या आंसर। ये आ गया हमारे पास पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा था, यही पूछ रहा था शायद, फाइंड द एपी। एपी क्या हो जाएगी बताइए, एपी पहला टर्म क्या था 3, अगला टर्म क्या हो जाएगा 5, अगला टर्म क्या हो जाएगा 7 एंड सो ऑन। ये बन गई एपी। बोलो समझे, आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 10, एस एन। बेटा ये क्वेश्चन अभी अभी किया था। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n, यही दिया है बेटा। अरे बोलो एस एन बराबर कितना दिया 3n स्क्वायर माइनस, और हमसे कह रहा है बताइए इसका nth टर्म कितना होगा। क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एस एन माइनस, तो यानी n की जगह कितना लिख दो n माइनस 1, और 4 n की जगह क्या लिख दो n माइनस 1। तो इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4n प्लस का 4, ये समझ में आ गया, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा ये 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 10n और 3 और 4 7। समझ गए, ये आ गया। हमें निकालना था nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है भाई, तो अपने पास बेटा Sn कितना है, ये है 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, इसकी जगह बेटा वैल्यू पुट करेंगे 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7। हाँ भाई फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस का 10n और माइनस का 7। बेटा 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर, 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6n माइनस 7, ये आ गया nth टर्म। और हमें यही निकालना था, एपी निकालना होती तो n बराबर 1 2 3 4 रख के एपी बना देते। समझे, बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसका पहला टर्म ए है, जिसका सेकेंड टर्म बी है एंड द लास्ट टर्म सी है, तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला जो बनेगा ये आ जाएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था ही नहीं, आप बात समझना। ये क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है, बिल्कुल भयानक टाइप का, कि भाई ये कैसे सॉल्व हो सकता। आप बात समझो, क्वेश्चन में आपको पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म दिया है, और आपको क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म। मतलब देखिए जो एपी है वो एपी कुछ ऐसे दी हुई है, पहला टर्म क्या दिया ए, दूसरा टर्म क्या दिया, और लास्ट टर्म क्या दिया। ध्यान से सुनना, लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस, सॉरी इसमें कैपिटल बनाएंगे अपन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। भाई लास्ट टर्म किसके बराबर है सी, पहला टर्म किसके बराबर है ए, प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बी माइनस ए। तो अपने पास इस ए को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए बराबर एन माइनस 1 और बी माइनस ए। क्लियर है ये, तो अपने पास सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, बराबर कितना आ गया सी एन माइनस 1, बराबर कितना आ गया बेटा एन माइनस 1। तो बेटा इस 1 को इधर ले आओ, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा एन इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। एलसीएम लो कितना होगा ये, इसमें एलसीएम लो कितना हो जाएगा, ये एन बराबर, ये हो जाएगा सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन कितना, अपॉन में बी माइनस ए। फाइनली ये क्या हो जाएगा सी प्लस बी माइनस 2a, ए और ए 2a अपॉन बी माइनस ए, ये आ गया एन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो नहीं आया। अब मुझे बताओ एस एन बराबर सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म l। क्लियर है बेटा, n कितना आया बोलिए, c प्लस बी माइनस 2a
अपॉन क्या है बेटा ये b माइनस ए, और इस पूरे का अपॉन कितना है 2, ब्रैकेट में a, फर्स्ट टर्म कितना है a और l कितना है c, हेंस प्रूव्ड, खत्म हो गया, आंसर आ गया। क्या क्या c प्लस बी माइनस 2a और साथ में क्या c प्लस a अपॉन में क्या 2 ब्रैकेट में b माइनस a, ये इसका आंसर। क्लियर है, समझ गए। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर n नहीं पता था तो n निकाल लिया और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया। आप क्वेश्चन में जिसके टर्म में दिया था उसके टर्म में आ गया वो, समझे। क्लियर है, ये नहीं आया। क्वेश्चन इजी था बेटा, क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं था, बस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज उसने ऐसी दे दी थी कि ऐसा लग रहा था ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है। समझ में आई बात। हमें तो बस n पता करना था ना सम ऑफ n टर्म्स के लिए, हमें तो सब कुछ दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह ही रहा था कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करो, बट सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास ये n नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ा, मजबूरन हमें पहले n निकालना पड़ा। अब n कैसे निकालते हैं, हमेशा l के फॉर्मूले से। l का जब फॉर्मूला लगाया तो उससे n निकल आया। n किसके टर्म में आया, n ये पूरा इस तरह के टर्म में आया, समझ गए। अब मैंने बस n रख दिया, बाकी कुछ नहीं था, समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में जैसे उसने a b और c दे दिया, अब वो हो सकता है वो कुछ और दे दे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ तो उसने टर्मिनोलॉजी बता दी ना। ये अपने में एक जनरलाइज फॉर्मूला बन गया कि इफ यू हैव द फॉर्मूला, इफ यू हैव द 3 टर्म्स a b and c where c is the last term, a and b are the first and second term, तो सम ऑफ n टर्म्स यही बनेगा हमेशा। मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लो, इसको याद रख लो। कब, जब किसी भी क्वेश्चन में पहला दूसरा और लास्ट टर्म दिया हो और सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा हो, डायरेक्ट इससे आंसर बनेगा। समझ में आया। किसी भी क्वेश्चन में क्या क्या दिया हो बेटा, पहला टर्म, दूसरा टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, हालांकि स्टेप्स यही रहेंगे आपके, पहले आप n निकालोगे फिर आप ऐसे सॉल्व करोगे। आप चाहो तो इसको आप फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पर a क्या है, a है पहला टर्म, b क्या है सेकेंड टर्म, c क्या है लास्ट टर्म, समझ में आ रहा। और इससे आपके पास सम ऑफ n टर्म्स बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में। जैसे मान लो आपके पास किसी एपी के अंदर पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 5 है और लास्ट टर्म हमारे पास मान लो 98 दिया हुआ है, तो अब उसमें कह रहा है सम ऑफ टर्म्स बताओ कितना होगा। तो अपन सीधे सीधे क्या करेंगे, सी की जगह 98, बी की जगह 5, ए की जगह 2 रख करके सॉल्व कर देंगे, सम ऑफ n टर्म्स निकलेगा। नहीं समझे, बोलिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे। हाँ भाई देखिए, is the sum of m terms of an AP, sorry, the sum of first m terms is n and the sum of its n term is m, then prove that इसका टर्म जो होगा m प्लस n का जो सम आएगा वो इसके बराबर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन से पहले a और d निकालना पड़ेगा, a और d निकालाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात ध्यान से देखना, क्या बेटे पास कह रहा है द सम ऑफ m टर्म्स किसके बराबर है, n के, और सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर है, m के। और क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट कि जो m प्लस n का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस m प्लस n, ये इसका आंसर, ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलिए। कितनी कंडीशन दी हुई है, मतलब दो इक्वेशन बना के क्या निकालना पड़ेगा, a और d, समझ में आ रहा। क्योंकि ये m और n के टर्म में, तो आंसर किसके टर्म में चलेंगे, पूरे m और n के। नहीं आई बात समझ में, बोलिए। क्वेश्चन के अंदर बताइए बेटा, पढ़ो जरा क्वेश्चन, नहीं आई बात समझ में, वो कह रहा बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया, द सम ऑफ m टर्म्स किसके बराबर है, क्वेश्चन में पढ़ो ना, क्या कह रहा है, द सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू, एंड द सम ऑफ इज इक्वल टू, तो मैंने यही तो लिखा, द सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू n, द सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू m, समझे। अपन इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम का टर्म, सम का फॉर्मूला क्या होता है, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू इसके बराबर है ये। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलो इसको सॉल्व करो, 2 उस तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2am प्लस m ब्रैकेट में m-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 2n। बोलो, नहीं आया, क्रॉस मल्टी, ये 2 था डिवाइड में, मल्टीप्लाई में चला गया। ये आ रही बात समझ में, बोलो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। हाँ भाई देखो, क्या बन जाएगा 2am प्लस m का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा m² माइनस m इंटू डी बराबर कितना बेटा 2n। ये अपने पास बन गई इक्वेशन नंबर, ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, इधर ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। Sn बराबर किसके था बेटा, m के। भाई मुझे बताओ बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
n माइनस वन इंटू इसके बराबर बेटा m के। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2an प्लस इस n का मल्टीप्लाई करो n माइनस वन इंटू डी बराबर क्या बेटा 2m। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो। तो अपने पास क्या आ गया 2an प्लस एन स्क्वायर माइनस n और साथ में d बराबर कितना बेटा 2m। अब इन दो इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन बाय द एलिमिनेशन। आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या सब बच्चे यहां तक पहुंच पाए? अरे बोलो, क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो इधर पे। ये जो दो इक्वेशंस हमें नजर आ रही हैं, क्या क्या इक्वेशंस थी? पहली थी 2am, पहली थी 2am प्लस एम स्क्वायर माइनस वन इंटू डी बराबर कितना बेटा, ये बराबर था हमारे पास 2n के, ये बराबर था 2n के। ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या थी? 2an प्लस एन स्क्वायर माइनस, इधर पे m था, इधर m था, एन स्क्वायर माइनस एन डी बराबर किसके था बेटा, ये 2m के। क्लियर है? सोचिए जरा ध्यान से, इसको अगर मैं एलिमिनेशन से कर रहा होता तो बेटा यहाँ पे कितना लिखा है, ये 2am लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा 2an, मतलब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं n से और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किससे बेटा, m से। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो फाइनली ये इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2mna प्लस n से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये n ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस एम डी बराबर कितना बेटा 2n स्क्वायर। समझ गए? ए बोलो, वो वाली इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 2mna, साथ में m से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस एन डी बराबर कितना बेटा 2m स्क्वायर। क्लियर है? अब बताओ बेटा, इससे इसको माइनस करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसल। तो फाइनली अपने पास जो आया वो आया n ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस एम डी माइनस m ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस एन डी बराबर 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है भाई। पूरे से बेटा कॉमन लो d कॉमन ले लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा m स्क्वायर n माइनस एम एन माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा m n स्क्वायर और प्लस का एम एन। ठीक है भाई। बराबर कितना आएगा, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, कुछ तो कैंसिल होगा, एम एन से एम एन। अगर मैं इस वाले में से एम एन कॉमन ले लूँ, एम एन कॉमन ले लूँ तो यहाँ से एम एन तो कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, केवल m। यहाँ से एम एन कॉमन आ गया, क्या बचेगा n बराबर, इसको एक बार प्लस में एक बार, यानी n माइनस एम और n प्लस m। तो बेटा ध्यान से देखना, क्या इधर से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये एम एन, सॉरी ये हो जाएगा एम एन और साथ में क्या आ जाएगा m माइनस एन बराबर n माइनस एन। माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का बराबर क्या हो जाएगा 2n माइनस एम ब्रैकेट में n प्लस एम। ठीक है भाई। n माइनस एम से n माइनस एम कैंसल। फाइनली कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस का डी एम एन बराबर 2n प्लस एम, या आप कह सकते हो d इक्वल टू माइनस का 2m प्लस एन अपॉन कितना बेटा, ये mn। ये आ गया d, समझे? अब d से बेटा क्या निकालना पड़ेगा, a, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए भाई इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी क्या, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2am प्लस, देखिए इक्वेशन नंबर 1 थी 2am प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी बराबर 2n, ये थी। सिंस d बराबर कितना है बेटा, माइनस का 2 ब्रैकेट में m प्लस एन अपॉन क्या है बेटा, ये एम एन। ये आया। अरे समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो बेटा अब इसमें बस वैल्यू पुट करते हैं, 2am प्लस एम स्क्वायर से m कॉमन ले लो तो m माइनस 1 बचेगा, d की जगह रख दो बेटा माइनस का 2m प्लस एन अपॉन एम एन बराबर 2n। यहाँ से बेटा देखिए m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल,
तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 am और ये हो जाएगा बेटा, ये अपने पास बन जाएगा m-1 माइनस का 2 m+n अपॉन कितना बेटा n बराबर कितना 2n। ठीक है, चलिए अब करना ये है कि इस 2am को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 2am बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n माइनस m-1, ये माइनस 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 का 2 m+n अपॉन में n। ठीक है, ये बन जाएगा, समझ पाए। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो कुछ लोग बस केवल लिखते जा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। 2am बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n² माइनस m-1 और m+n और साथ में क्या बेटा 2 माइनस का 2 अपॉन कितना बेटा इधर पे एलसीएम n। तो बेटा a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 पूरे से कॉमन ले लो तो बचेगा n², ये माइनस माइनस प्लस m-n m+n सॉरी m-1 m+n अपॉन कितना बेटा हमारे पास n और 2am, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर हो जाएगा n² प्लस m का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा m² प्लस mn माइनस m-n अपॉन में आ जाएगा क्या हमारे पास mn। ठीक है, ये हो जाएगा, क्लियर है। ये अब a और d दोनों आ चुके हैं, a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ m+n टर्म्स। क्या हो जाएगा, द सम ऑफ m+n टर्म्स, फॉर्मूला क्या रहेगा m+n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m+n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, यहां से करना क्या है, a कितना दिया है क्वेश्चन में, ये a कितना दिया हुआ है m² n² और प्लस का mn माइनस का m-n अपॉन में mn। ये a है और d कितना दिया क्वेश्चन में, d है बेटा हमारे पास माइनस का 2 m+n अपॉन में हमारे पास mn। इसकी जगह बेटा ये नहीं आएगा, ये रहेगा m+n-1 इंटू डी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना a और d पुट करके, समझ गए। देखो फिर से समझ लो ये पूरा क्वेश्चन कैसे हो रहा है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बेटा, समझो। देखो 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 देखो, परेशान ना हो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि एक क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई होगी वो दो तरीके से दी हुई होगी। वर्ड प्रॉब्लम में कहानी ये चल रही होगी कि हमें जैसे 2 सम दे दिए थे क्वेश्चन में या 2 टर्म दे देते। क्वेश्चन में कह रहा था कि mth टर्म n के बराबर है, मतलब जो सम ऑफ m टर्म्स है वो n के बराबर है और सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर है, m के बराबर। मैंने सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लगाया m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर n, और क्या लगाया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बेटा जब मैंने इस 2 को इधर ले गया तो ये बन गया 2n, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो बन गया 2am प्लस m-1 इंटू डी, और यहाँ से एक क्वेश्चन बना ली, समझे। सिमिलरली मैंने इसको सिलेक्ट किया, जब इसको सिलेक्ट किया तो इसका फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m। अब मैंने क्या किया, इस 2 को इधर लेके गया तो ये बन गया 2m और ये बन गया 2an प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसका मल्टीप्लाई करके फाइनली जब इक्वेशन 1 और 2 को सिलेक्ट किया गया तो बेटा इसमें था 2am, यहाँ पर क्या था 2am प्लस m² माइनस m डी बराबर 2n, और 2an प्लस n² माइनस n बराबर 2m। ठीक है, इसमें n से मल्टीप्लाई किया, इसमें m से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 2mna और वो बन जाएगा 2mna। ये इसमें n का मल्टीप्लाई हो गया, वहां पर m का मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें से बेटा d कॉमन आ गया, d कॉमन लेने के बाद पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें बेटा d मिल गया माइनस का 2m प्लस n अपॉन mn, d मिल गया। इसको उठा करके कहाँ रख दिया, किसी एक इक्वेशन में, इससे क्या आ गया a, जब a आ गया और d आ गया इसको उठा करके इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, क्लियर है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो।
देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, बेटा टोटल कितने टर्म्स है 11। अब 11 बेटा 11 क्या कैसा नंबर है, 11 एक ऑड नंबर है, तो इसका मिडिल टर्म क्या रहा होगा, मिडिल टर्म बताओ क्या रहा होगा बेटा, मिडिल टर्म 11 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिक्स्थ टर्म। अब सिक्स्थ टर्म जो है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है, यानी T6 बराबर 30। क्या ये बात समझ में आई, T6 किसके बराबर है 30, मतलब आप इसको लिख सकते हो A प्लस 5D इक्वल टू 30। ये सिचुएशन नंबर 1। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स। सम ऑफ 11 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को। देखो 11 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से समझो बेटा ये क्वेश्चन, क्या 11 अपॉन 2 और ये जो लिखा है 2a प्लस 10d, यहां से क्या कॉमन नजर आ रहा है बोलिए 2, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा 11 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा a प्लस 5d, a प्लस 5d, 2 से 2, सिंस a प्लस 5d का वैल्यू कितना है बेटा, यानी S11 बराबर हो जाएगा 11 इंटू 30, तो आंसर कितना हो जाएगा ये 330, इसका आंसर। क्लियर है, समझ आ गया, बोलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, कह रहा है द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, T2 माइनस T1, तो बेटा सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी, एलसीएम कितना आएगा बेटा P, 1 माइनस पी माइनस 1। ठीक है बेटा, इससे 1 से 1 माइनस पी अपॉन माइनस पी, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गया ये। आ जाए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो क्या है, कह रहा द वैल्यू ऑफ 20th टर्म ऑफ एन एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डबल दैट द 10th टर्म। क्या ये स्टेटमेंट सही है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जो 20th टर्म होता है बेटा, 20th टर्म क्या होता है बेटा a प्लस 19d। ठीक है भाई, क्या ये डबल होगा, किससे डबल होगा 10th टर्म से। 10th टर्म क्या होता है बेटा हमारे पास a प्लस 9d, क्या ये इससे डबल है, क्या ये इससे डबल है, नहीं ये इससे डबल, ये डबल नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। देखिए अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तो ये अपने पास क्या बन जाएगा 2a प्लस 18d, ये इससे डबल, समझ में आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब इसका स्टेटमेंट गलत है। क्लियर है, समझ आ गया। अगले पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक पर्सन है Sana decided to start practicing for an upcoming marathon. She decided to gradually increase the duration she ran for 10 minutes on a day 1 and हर दिन उसने 5-5 मिनट बढ़ाया, तो 2.5 तक पहुंचने में कितना उसको डेज लग जाएंगे। देखिए बेटा फर्स्ट डे उसने कितना चला 10, तो अगले दिन कितना चला 15, और इस तरह से 2.5 आवर्स, 2.5 मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में आ जाएगा ये, पॉइंट हटाओ ये 0, 5 5 जा 5 2 जा, और 2 से 30 टाइम्स कितना हो जाएगा ये हमारे पास 150 मिनट्स। ठीक है बेटा 150। अब हमें पता करना है कि ये 150 मिनट पे किस दिन पहुंची होगी, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे SN बराबर फॉर्मूला लगा दें, सॉरी SN बराबर नहीं, L बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ भाई 150 बराबर a कितना है बेटा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना है बेटा 5 का, इसको इस तरफ ले आए, क्या हो जाएगा 150 माइनस 10 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, क्या हो जाएगा ये अपने पास आ जाएगा बेटा 140 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, फाइनली क्या हो जाएगा 140 इक्वल टू अपॉन 5 बराबर n माइनस 1, और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये कितना बचेगा अपने पास 4 5 8 जा n माइनस 1, तो अपने पास n बराबर कितना आ जाएगा
29, मतलब 29वें डे वो इस तरफ, मतलब इसका फाइनल आंसर जो बनेगा वो आंसर बनेगा 30th डे। 30वें दिन वो इससे ऊपर निकल जाएगी 2.5 या उससे ऊपर, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 30। ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर p-1 p+3 और 3p-1, सब लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। कह रहा है कि अगर ये तीनों AP में है तो p का वैल्यू क्या होगा। हमने क्या सीखा था कि अगर तीन टर्म्स AP में होंगे तो मिडिल वाला टर्म जो होगा यानी p+3, मिडिल वाला टर्म बाकी दो के किसके बराबर होगा बेटा, एवरेज के, यानी एवरेज किसका 3p-1 अपॉन कितना बेटा, ये 2। समझ में आया भाई, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म का जो एवरेज होगा वो मिड वाले टर्म के बराबर होगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p+3 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा बेटा 3p और p 4p, -1 -2 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि p+3 बराबर 2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा 2p-1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली अपने पास क्या आएगा, p+3 बराबर 2p-1। तो बेटा इसमें क्या करो कि इस 3 को इधर ले जाओ, सॉरी इस p को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो 1 + 3 किसके बराबर हो जाएगा 2p - p। तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनली अपने पास p बराबर कितना आ जाएगा -2, ये सॉरी 4 आ जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा 4, p इक्वल टू 4 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, अरे बोलो, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा क्या है, कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। ध्यान से देखो क्या लिखा, √2, √8, √18। क्या आप इस √2 वाले पार्ट को तो एज इट इज रहने दो, √8 जो लिखा है √8, क्या इसको मैं 4 × 2 लिख सकता हूं, अगले वाले को मैं लिख सकता हूं 9 × 2, और अगले वाला जो रहा होगा उसको लिख सकता हूं 25 × 2। कुछ इस फॉर्मेट में रहा होगा, मतलब क्या है, मतलब ये है पहला वाला तो √2 है, अगला वाला होगा 2√2, अगला वाला 3√2। इस तरह से ये पूरी एक AP रही होगी। और मुझे मुझे इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2√2 - √2, तो फाइनली 2√2 में से √2 जाएगा, कितना बचेगा √2। क्लियर है, ये पहला टर्म इसका क्या है बेटा √2। अब मुझे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द SN बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। तो बेटा इसमें n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, बेटा 2 × a कितना है √2 प्लस n-1 इंटू ये कितना है बेटा √2 है। समझ में आया, क्या √2 पूरे से कॉमन है, क्या बचेगा अपने पास, ये हो जाएगा n√2/2 ब्रैकेट में 2 + n-1। ठीक है भाई, इसको अपन लिख सकते हैं n√2/2, और साथ में बेटा ये हो जाएगा n+1, और इसको आप चाहो तो √2 का स्क्वायर लिख दो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा n/√2 ब्रैकेट में n+1। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ये नहीं आया क्या समझ में, बोलो, क्या फिर से बताना पड़ेगा, सबको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या ये इसका टर्म हो सकता है 144। देखिए जब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए क्या ये इसका टर्म है, मतलब Tn बराबर क्या फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। अगर n का एक परफेक्ट वैल्यू आ गया तो ये इसका टर्म है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आ रहा, परफेक्ट वैल्यू अगर नहीं है मतलब ये इसका कोई टर्म नहीं रहा होगा, यानी 144 बराबर a कितना है 3 + n-1 × कॉमन डिफरेंस कितना है 4। इसको इस तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा 144 - 3 इक्वल टू n-1 × 4। फाइनली कितना हो जाएगा ये 141/4 बराबर n-1, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा जो कि पॉसिबल, मतलब दिस इज नॉट अ टर्म, इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया क्यों आया ऐसा, क्योंकि भाई ये पॉइंट में आ रहा था, इस रीजन से। बढ़ जाए आगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है फाइंड 4 टर्म्स ऑफ AP। बेटा पहला टर्म क्या मानेंगे a - 3d, अगला क्या मानेंगे a - d, अगला क्या मानेंगे a+, और अगला क्या मानेंगे। अब कह रहे हैं जिसका टोटल, यानी इनको ऐड कर दे, इनका सम किसके बराबर है
20 के बराबर है, यानी a माइनस 3d, साथ में क्या बेटा a माइनस डी, और क्या है a प्लस डी, अगला क्या है a प्लस 3d। इन सब का टोटल किया जाएगा तो किसके बराबर आएगा 20 के। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहां से ये सब कैंसिल हो जाएगा, 4a बराबर किसके आ जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा a5 आ गया। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एंड द सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 120, इन सब का स्क्वायर का सम यानी a माइनस 3d का प्लस साथ में कितना बेटा हमारे पास a माइनस डी का स्क्वायर, साथ में क्या a प्लस डी का होल स्क्वायर, और साथ में क्या a प्लस 3d का, इन सब का टोटल किसके बराबर है 120 कह रहा है, जिनका स्क्वायर अगर कर दिया जाए सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 120। चलिए भाई इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर माइनस 2 3, या अपन ऐसा कर लें बेटा a नहीं लिखते हैं, a लिखने की जगह अपन लिख लेते हैं 5, क्योंकि केवल d के टर्म में मुझे चाहिए। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, और ये माइनस 2 इंटू 3 6 5 जा 30d। क्लियर है ये बात, क्या आपको ये समझ में आया। a की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा 5, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं समझे, अरे बोलो। जैसे अगले वाले में क्या होगा, a माइनस डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 5 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d। क्लियर है। अब इसी जैसा बनेगा यहां पर, मतलब ये क्या आ जाएगा, ये पहला वाला आएगा 5 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d, और साथ में क्या आएगा बेटा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सॉरी 9d स्क्वायर 9d स्क्वायर, और साथ में क्या बेटा हमारे प्लस का 30d बराबर कितना बेटा 120। अब कुछ कैंसिल हो जाएगा, जैसे 30d से 30d कैंसिल, और 10d से 10d, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, क्या ये अपने पास 5 स्क्वायर कितने बार है 4 बार, तो 4 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, और साथ में जो बच गया जैसे 9d और 9d कितना हो जाएगा 18, और 5 सॉरी d और d कितना हो जाएगा 2 और 18 20d स्क्वायर, 20d स्क्वायर बराबर कितने बेटा 120 के। ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100, तो 20d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यह जाएगा 120 माइनस 100। तो फाइनली ये बनेगा अपने पास 20d स्क्वायर बराबर 20। ठीक है भाई, इससे ये d स्क्वायर बराबर 1 है, यानी d बराबर प्लस माइनस 1, या तो प्लस ले लो या फिर सारे आंसर बन जाएंगे। सारे आंसर कैसे बन जाएंगे, एक था a माइनस 3d, एक था a माइनस d, एक था a प्लस d, और एक था a प्लस 3d। अब बस आपको वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, ये सारे वैल्यू पुट कर दोगे 5 5 5 5, और यहाँ पर 3 इंटू 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस 1, और यहाँ पर 3 इंटू 1। ये अपने पास हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, ये 4, ये 6 और ये 8, ये इसके आंसर है। क्लियर है, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स लेट करना थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म इज क्यू एंड द सम ऑफ क्यू टर्म इज पी। क्या ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सम ऑफ पी टर्म इज क्यू, क्या इस तरह का क्वेश्चन जस्ट अभी हम लोगों ने किया, सम ऑफ क्यू टर्म इज पी, क्या करना पड़ेगा बताओ, ये क्या बन जाएगा p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके बेटा q के। क्लियर है, और यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, ये बराबर किसके बेटा p के। क्लियर है, और आप यहां से ये कह सकते हो कि 2a बराबर हो जाएगा, सॉरी 2a बराबर नहीं, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 2q अपॉन में क्या बेटा p, और ये क्या बनेगा, इसको जरा सॉल्व करो, ये बनेगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर सॉरी q माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके हो जाएगा 2p/q के। क्लियर है, अरे समझ में आया। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2a से 2a कैंसिल, तो अपने पास क्या कॉमन आएगा, d कॉमन आ जाएगा। कैसे, p माइनस 1d, और साथ में क्या बेटा q माइनस 1d बराबर किसके बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2q/p माइनस 2p/q, और इसको आप सॉल्व करोगे d कॉमन लेकर के, क्या हो जाएगा p माइनस 1 प्लस
Q माइनस वन, सॉरी इधर माइनस था, इधर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। रुक जाओ, इसको इरेजर से क्लियर, अब ठीक है। हाँ भाई, इधर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा P माइनस वन माइनस का Q प्लस का वन बराबर, इसमें एलसीएम कितना आएगा PQ, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 2Q स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर। ठीक है भाई, इसमें देखो 1 से 1 तो क्या बचेगा P माइनस Q बराबर, ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा ये PQ। तो फाइनली इसको जरा और सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा ये D ब्रैकेट में P माइनस Q बराबर 2 ब्रैकेट में क्या था ये इस तरफ Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, मतलब Q माइनस P और साथ में Q प्लस P अपॉन में क्या था बेटा ये PQ। तो क्या आप इसमें ये कह सकते हो बेटा, यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा ये Q माइनस P बराबर 2 Q माइनस P और Q प्लस P अपॉन क्या बेटा ये PQ मल्टीप्लाई में PQ, इससे ये कैंसिल। तो D बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 Q प्लस P अपॉन क्या बेटा ये PQ। क्या ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसा हमारे पिछला क्वेश्चन था, इसमें भी हम लोग A निकाल लेंगे। क्या था हमारे पास A प्लस 2A प्लस P माइनस वन इंटू D बराबर किसके था, ये बराबर किसके था 2Q बाई P के, 2Q बाई P के, यही था ना 2Q बाई P। तो यहाँ से बेटा D रख देना, D रखोगे तो A निकल आएगा, जब A निकल आएगा तब सॉल्व कर लेना। समझ गया ना, बिल्कुल वैसे ही जैसा क्वेश्चन वो MN वाला आया था, बस यहाँ पर M की जगह N और मतलब सॉरी M की जगह P और N की जगह Q लिख दिया गया, क्वेश्चन एज इट इज सेम। समझ गए, बढ़ जाए ना आगे। अगला देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड द आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। देखिए योर elder brother wants to buy a car and plan to make a loan from a bank from his car और repay his total loan of 1,18,000। देखिए टोटल जो लोन है वो कितने का बेटा 1,18,000 का लोन है। ठीक है भाई, एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए बेटा पहली इंस्टॉलमेंट है, और अगली इंस्टॉलमेंट में हर बार कितना बढ़ जाएगा 100, मतलब अगला हो जाएगा 1100, अगला कितना हो जाएगा 1200, इस तरह से ये सारी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। समझ में आई बात। अब जब ये हमारे पास सिचुएशन दी हुई है तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है इसकी 30th इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी T30, क्या हो जाएगा A प्लस 29D, A कितना था बेटा 1000 प्लस 29 इंटू डी कितना था 100, इसको आप सॉल्व कर देना, ये अपने पास कितना आ जाएगा ये 2900 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 30,000। समझ गए ना, ये क्लियर है ना, ये 3,000 नहीं है ऑप्शन में। ये 3900 आएगा, सॉरी ये कैलकुलेशन एरर था, 3900 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये हो जाएगा इसका। समझ गए। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई द अमाउंट पेड बाय हिम इन 13 इंस्टॉलमेंट्स, यानी S30 निकालना है। तो S30 अपने पास क्या हो जाएगा 30/2 ब्रैकेट में A प्लस L लगा दें, इसलिए क्योंकि भाई इस केस में फर्स्ट टर्म जो है वो 1000 दिया हुआ है और जो 30th इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी थी 3900 की। समझ गए। तो ये अपने पास हो जाएगा 30/2 इंटू इतना बेटा ये हो जाएगा 4000। ठीक है 4000, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, अपने पास कितना हो जाएगा 15 4 जा 60, 60,000। अच्छा इधर 1000 था, एक सेकेंड, तो ये बेटा 49 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो 49 इंटू 15 कर दो, अब आंसर आ जाएगा ये 0 0 0 और 15 9 जा 135, 15 4 जा 60, 60 और 3 73, 73500, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखो व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। टोटल लोन कितने का था 1,18,000 का, कितना पे कर चुका है वो 73500।
इसको माइनस कर देना, पता पड़ जाएगा कितना और बचा हुआ है देने का। ठीक है भाई। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40 देन द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्या हो जाएगा, T40 बराबर A प्लस 39D। ठीक है, तो A अपने पास कितना था 1000 प्लस 39 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 1000 प्लस 3900 कितना हो जाएगा, ये 4900। समझ में आ गया, ये इसका ऑप्शन नंबर है। एक लास्ट है इसमें क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी 1000 की, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी 4900 की। ये कितना हो जाएगा 10/49, 10/49 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो ये अपना कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट ये केस बचा हुआ है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये RD शर्मा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के फॉर्म में, शायद NCERT में भी शायद इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है, आप एक बात बताइए, जैसे ये अपने पास जो ये हो गया बेटा, ठीक है, ये बन गया स्टेयर। इस स्टेयर में अपने पास क्या होगा, एक L हो जाएगा, एक B हो जाएगा और एक H हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH। बात समझना, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने 15, और हर एक का जो हमारे पास बेटा विड्थ है, बेटा ये तो फिक्स है 50, और लेंथ हमारे पास कितना है, ईच स्टेप हैज टू राइज 1/4 मीटर एंड ट्रेड अपने पास कितना है बेटा इसका, ये ट्रेड अपने पास है 1/2, बट द लेंथ जो हाइट है पहले की तो बेटा कितनी है 1/4, अगले वाले की हाइट कितनी हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4। समझ में आ रहा, यानी कि ये 2/4। या बेटा अगर मुझे H3 निकालना होता तो क्या हो जाएगा 3/4, मुझे H15 निकालना है तो कितना हो जाएगा 15/4। समझ में आया, इस तरह से ये सबकी हाइट मिल गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, जैसे क्या पूछ रहा, कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू कॉन्क्रीट फॉर द स्टेप 1। स्टेप 1 के लिए बेटा क्या होगा फॉर्मूला, LBH से। बेटा पहले वाले के लिए लेंथ तो फिक्स है, देखिए लेंथ अपने पास कितनी है 1/2, एक तो 1/2, ब्रेथ अपने पास कितनी है बेटा 50, हाइट कितनी है 1/4। ये स्टेप 1 का वॉल्यूम है। V2 अगर निकालना होता तो क्या हो जाता 1/2 इंटू 50, हाइट चेंज हो जाती, कितनी हो जाती 2/4 हो जाती। समझ में आ गई बात। अगला देखो क्या कह रहा, कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू हाइट कितना हो जाएगा इस बार 3/4। अगला देखो, अगला कह रहा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो बेटा टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाला कितना आ रहा था स्टेप 1 अपने पास कितना आ रहा था 1/2 इंटू 50 इंटू 1/4, प्लस स्टेप 2 क्या आ रहा था बेटा हमारे पास 1/2 50 इंटू 2/4, और एन सोन कहाँ तक बेटा ये चल रहा होगा 1/2 50 इंटू 15/4। समझ में आ रहा है, इसका टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, यहां से 1/2 50 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1/4। हाँ बेटा एक सेकेंड, 1/4 भी कॉमन ले लो, 1/4 भी कॉमन ले लो तो सीधे सीधे ये बचेगा 1 + 2 + अप टू कहाँ तक 15 तक। ठीक है, यहां से देखो ये अपने पास हो जाएगा 50/8, और ये n टर्म्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा n/2 यानी 15/2 ब्रैकेट में a + l। a कितना है 1, l कितना है 15, तो यहां से ये हो जाएगा 50 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 16, ये पूरा कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 50 इंटू 15 750, ये इसका आंसर। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, खत्म, ये कंप्लीट हो गया। तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया क्या AP। तो अब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।